हेलो गाइस, वेलकम टू द सी हब एंड मेरा नाम है दर्शन ओझा। तो जो हम आज टॉपिक लेने वाले लॉ के लिए, वो टॉपिक का नाम है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। यस। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, मैं आपको थोड़ा सा एक प्रोस्पेक्टस के बारे में बताता हूँ कि एग्जैक्ट प्रोस्पेक्टस होता क्या है। बराबर, प्रोस्पेक्टस होता क्या है। यस। अभी मैं नॉर्मल बात बता रहा हूँ कि जब मैं कॉलेज में था, सपोज मैंने ट्वेल्थ क्लियर कर ली थी। तो ट्वेल्थ क्लियर करने के बाद में अभी हमको एडमिशन लेना पड़ता था एफ आई बी कॉम। तो मैं बेसिकली राजस्थान की बात कर रहा हूँ। तो राजस्थान में ये सिस्टम है कि जब आप एफ आई बी कॉम में आओगे तब आपका कॉलेज सेशन स्टार्ट होते हैं, तब तक ट्वेल्थ तक आपका सेकेंडरी हायर सेकेंडरी रहता है। अभी वहाँ पे एक कॉलेज था जो हमारे गांव से अप्रोक्सीमेट 16 to 17 किलोमीटर दूर था। बराबर, यस और नो। तो अभी वहां पे क्या था कि हमने वो कॉलेज दिखा हो, नहीं था। हाँ, हमको मालूम है कि कॉलेज में हमको एडमिशन लेना है। तो यहाँ पे जैसा हमारा गांव था वैसे आसपास में बहुत सारे गांव रहेंगे। बराबर। तो अभी होता क्या था कि सर यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन का बहुत इश्यू था। बराबर ना। अभी मैं मुंबई की बात करता था, वहां पे क्या होता है कि हमने ऑटो को बोल दिया कि भाई वहां पे चलो, वो बंदा अपने को लेके जाता है, जो भी रेस्पेक्ट अमाउंट रहेगा वो वेट नहीं करता है। लेकिन वहां पे हमारे उधर क्या था कि एटलीस्ट 8 पैसेंजर्स वो ऑटो में आने चाहिए। बराबर ना। कितने? 8 पैसेंजर्स वो ऑटो में आने चाहिए। जब तक 8 पैसेंजर नहीं आएंगे वो ऑटो नहीं चलता था। तो हमको बहुत सारी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती थी। तो हम क्या करते थे कि ऐसे बंदा ढूंढते थे जो वो काम से वो सिटी में जा रहा है, तो उसको बोलते थे कि भाई तू सिटी में जा रहा है ना, तो हमको एफ आई बी कॉम का एडमिशन फॉर्म लेके आना। क्या लेके आना है? एडमिशन फॉर्म। बराबर, यस और नो। तो सपोज यहाँ से मैं बात करता हूँ कि एक पर्सन यहाँ से जा रहा था, मिस्टर सलीम। कौन जा रहा है? मिस्टर सलीम। तो मैंने उसको क्या बोला कि भाई देख, हम 8 लोग यहाँ पे, कितने? 8 लोग हैं जिनको एफ आई बी कॉम में क्या करना है? एडमिशन लेना है। क्या करना है? एडमिशन लेना है। बराबर ना। तो आप ऐसा करो, आप वो कॉलेज में जाना और कॉलेज में जाके बोलना कि सर जी एडमिशन फॉर्म चाहिए। क्या चाहिए? हमको एडमिशन फॉर्म चाहिए। बराबर। तो वो आपको एडमिशन फॉर्म भी दे देगा, या जो भी पैसा रहेगा हम आपको दे रहे हैं। ठीक है। बोला ठीक है भाई, दोस्ती के खाते मेरे को जाना तो पड़ेगा। वो वहां पे चला गया, 8 फॉर्म लेके आ गया। अभी वो 8 एडमिशन फॉर्म के साथ में एक बुकलेट भी आता था। एक बुकलेट भी आता था जिसमें मस्त जो फ्रंट पेज पे कॉलेज का अच्छा खासा फोटो वहां पे दिया हुआ है। अच्छा खासा फोटो है। बराबर ना। यस। और जब भी हम वो बुक ओपन करते थे तो उसके अंदर बहुत सारे कॉलेज के कैरेक्टरिस्टिक रहेंगे, बेनिफिट्स रहेंगे। बराबर ना। कि हमारा कॉलेज ये है, ये है, ये है। अगर आप पढ़े लिखे हो भी नहीं तो भी ये कॉलेज से अगर आप ग्रेजुएट कर रहे हो तो आप बाहर जाके कुछ एपीजे अब्दुल कलाम बन के बाहर निकलोगे। बराबर ना। तो ऐसा वहां पे सब लिखा हुआ है। तो उनको देख के क्या होता था कि सर हम लोग भी अट्रैक्ट हो गए। बराबर ना। यस और नो। तो जब हमने ये किया, हमने एडमिशन डिसाइड किया, और जब फर्स्ट टाइम कॉलेज में गए, और ये मैं लिटरली फैक्ट बात कर रहा हूँ, जब फर्स्ट टाइम कॉलेज में गए तो जो फोटो एप्लीकेशन फॉर्म में हमने जो बुकलेट पे था और जो फोटो एग्जैक्ट सामने था वो मे भी डिफर कर रहा था। बराबर, मे भी डिफर, अंदर कहते हुए अलग ही मालूम पड़ा क्या हो रहा है। बट इतना फिक्स है कि सर जो कॉलेज उनको क्या चाहिए? एडमिशंस। क्या चाहिए? एडमिशंस। बराबर ना। तो वो क्या करती है मालूम है? अपना एक बुकलेट प्रिंट करवाती है। क्या करवाती है? एक बुकलेट प्रिंट करवाती है। और वो बुकलेट वो पब्लिक को इश्यू करती है, पब्लिक को देती है कि देखो हमारे कॉलेज में ये चीजें हैं और हम ये चीजें और करने वाले हैं। बराबर। इन शॉर्ट में ऐसा बोल सकता हूँ कि प्रोस्पेक्टस इज नथिंग बट आप कोई भी पब्लिक ऑफर क्या कर रहे हो? आप कोई भी पब्लिक, यानी पब्लिक से अगर आप पैसा मंगवा रहे हो तो आप उनको क्या देते हो? एक अपना कंपनी का पूरा डिटेल देते हो। क्या देते हो? कंपनी का पूरा डिटेल। अभी प्रोस्पेक्टस में भी आपका नोटिस हो सकता है, आप नोटिस में दिया तो भी चलेगा। मे बी कोई सर्कुलर हो सकता है तो भी, ऐसा नहीं कि प्रॉपर होना चाहिए। आप जो भी दिया है, बट द रीजन बिहाइंड दैट कि आप पब्लिक से क्या चाहिए? आपको पैसा। क्या चाहिए? पब्लिक से आपको पैसा। बराबर ना। तो अगर आपने कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट पब्लिक को दिया है जिससे आप उनके पास से पैसे की डिमांड कर रहे हो, सिक्योरिटीज मांग रहे हो, शेयर्स मांग रहे हो, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? प्रोस्पेक्टस। क्या बोल देंगे हम लोग? प्रोस्पेक्टस। यानी प्रोस्पेक्टस मतलब ऐसा नहीं कि आपको एक प्रॉपर होना चाहिए। हाँ, नॉर्मली इन रियल लाइफ प्रोस्पेक्टस 300 to 400 पेज का होता है। कितने का? 300 to 400 पेज का होता है, जहां पे कंपनी का पूरा डिटेल, कंपनी क्या है, कभी इनकॉर्पोरेट हुई थी, क्या क्या डायरेक्टर्स है, क्या क्या प्रमोटर्स है। बराबर ना। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या क्या है, कंपनी के अंदर क्या क्या और फैसिलिटी, कंपनी और क्या करने वाली है, और ये पैसा मिलेगा, और क्या क्या कंपनी के पास ऑब्जेक्ट है, क्या क्या कंपनी के पास आइडियाज है, वो सब डिटेल वो 300 to 400 के पेज में होता है। बराबर ना। यस। तो यहाँ पे प्रोस्पेक्टस का सिंपल सा मतलब क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि सर डेफिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस कहाँ पे दिया हुआ है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 17। एनी डॉक्यूमेंट, एनी
डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इश्यूड एज प्रोस्पेक्टस, बराबर ना, यानी आपने कोई भी डॉक्यूमेंट अगर एज ए प्रोस्पेक्टस इशू कर लिया है। अभी मैंने आपको पहले ही बोला है कि प्रोस्पेक्टस मतलब क्या होता है कि सर एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो मैं पब्लिक को इश्यू कर रहा हूँ एंड रीजन बिहाइंड दैट कि मेरे को पब्लिक से क्या चाहिए, पैसा, क्या चाहिए पब्लिक से, पैसा, बराबर ना। प्रोस्पेक्टस इंक्लूड्स सेल्फ प्रोस्पेक्टस, कौन सा, सेल्फ प्रोस्पेक्टस। अभी आपको पढ़ना है, आगे सेक्शन आती जाएगी तो जब हम डिटेल से पढ़ेंगे कि प्रोस्पेक्टस होते क्या है, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस इंक्लूड सेल्फ प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, डीम्ड प्रोस्पेक्टस, नोटिस सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट इनवाइटिंग ऑफर फ्रॉम पब्लिक एंड सब्सक्रिप्शन ऑफ एनी सिक्योरिटीज, बराबर ना। तो वो क्या बोलता है कि सर प्रोस्पेक्टस में क्या क्या आएगा, सेल्फ प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, डीम्ड प्रोस्पेक्टस, और कोई भी नोटिस आप दे रहे हो, कोई भी सर्कुलर्स आप दे रहे हो, कोई भी आप ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट दे रहे हो एंड द रीजन बिहाइंड दैट इनवाइट पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, बराबर ना, यस और नो। तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, प्रोस्पेक्टस, क्या बोल देंगे, प्रोस्पेक्टस। तो वो क्या बोल रहा है मालूम है कि सर प्रोस्पेक्टस मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपने इशू किया है, जो रीजन क्या था, आपको पब्लिक से पैसा मंगाना था। पहला उसने वही बोला है कि एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज प्रोस्पेक्टस। सेकंड वो क्या बोल रहा है कि प्रोस्पेक्टस इंक्लूड सेल्फ प्रोस्पेक्टस, डीम्ड प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और एनी सर्कुलर या नोटिस इनवाइटिंग पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज, बराबर ना। अभी यहाँ पे सिक्योरिटीज में आपका शेयर्स भी आ जाएगा, सिक्योरिटीज में शेयर्स भी आ जाएंगे और डिबेंचर्स भी आ जाएगा, बराबर ना, यस और नो। यानी प्रेफरेंस शेयर, आप इक्विटी शेयर्स बोल दो, डिबेंचर बोल दो, बॉन्ड्स बोल दो, तो आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, यस और नो, यस। उसके बाद में आते हैं सभी होते क्या, ये अपन आगे आगे सेक्शन रिस्पेक्टिव सेक्शन में पढ़ते जाएंगे। 31, 32 रेड हेरिंग, 25 आपका ये वाला एंड नोटिस एंड सर्कुलर क्या होता है आगे में पढ़ेंगे, बराबर ना। तो यहाँ पे भी यही केस था कि सर कॉलेज वाला क्या कर रहा है, आपने कोई एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहा है, बराबर ना, एक डॉक्यूमेंट अपने को प्रोवाइड कर रहा है और वो डॉक्यूमेंट में कॉलेज का पूरा डिटेल दिया रहता है और वो डिटेल को पढ़ के फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि वेदर मेरे को ये कॉलेज में एडमिशन लेना या नहीं लेना। तो यहाँ पे भी यही है, ये पब्लिक को अभी सीधी सी बात है, जैसे टाटा कंपनी है, टाटा लिमिटेड ने, उनको शेयर्स इश्यू करने, पब्लिक से पैसा चाहिए। तो अभी पब्लिक कौन से बेसिस पे पैसा देगा, तो उनको एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा और जो डॉक्यूमेंट बताएगा कि हम कंपनी इतने साल से रन कर रहे हैं और आप जो पैसा दोगे उससे हमारा रीजन ऑब्जेक्ट ये है और इससे ये करने से आगे के फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होने वाले हैं, तो पूरा एक डिटेल 300 और 400 पेज में दिया होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्टस। क्या बोलते थे हम लोग, प्रोस्पेक्टस, यस। अभी वो क्या बोल रहे हैं, सेक्शन 23 से स्टार्ट करते हैं। पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट, सिक्योरिटीज इशूड बाय पब्लिक कंपनी, बराबर ना, यस। सर पब्लिक कंपनी कैसे सिक्योरिटीज इशू करती है, टू पब्लिक इश्यूइंग प्रोस्पेक्टस बाय वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट और बाय वे ऑफ राइट इश्यू और बोनस इश्यू, बराबर ना, यस। ये सब आगे कवर करने वाले, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि पब्लिक कंपनी एक तो सर वो सीधा प्रोस्पेक्टस इशू कर लेती है या फिर कभी कभार वो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करके क्या करती है, प्राइवेट प्लेसमेंट, क्या कर देती है, प्राइवेट प्लेसमेंट, यानी वो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू भी पैसा मंगवा सकती है, बराबर, यस और नो। उसके बाद में लिखा हुआ है बाय वे ऑफ राइट इशू और बोनस इशू, बराबर ना, बाय वे ऑफ राइट इशू और बोनस इशू, राइट शेयर्स भी वो मंगा सकती है और बोनस शेयर से भी वो पैसा मंगा सकती है, यस और नो, राइट इशू और बोनस इशू, बराबर। उसके बाद में यानी कंपनी ये तीन टाइप से पब्लिक को सिक्योरिटीज इशू कर सकती है, बराबर ना, यस और नो। फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं, सर प्राइवेट कंपनी, अभी नॉर्मली हमको मालूम है कि प्राइवेट कंपनी से हम प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक से पैसा मंगा नहीं सकती। तो यहाँ पे क्या बोला है, बाय वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट और बाय वे ऑफ राइट इशू और बोनस इशू, यानी वो जब भी पब्लिक को सिक्योरिटी इशू करेगी ना तो उसके पास दो ही मोड रहेंगे, एक कौन सा, या तो वो क्या कर ले प्राइवेट प्लेसमेंट और या फिर वो क्या कर ले राइट इशू और बोनस इशू, बराबर ना, यस और नो। तो वो पब्लिक को शेयर्स ये वे में इशू कर सकती है, बराबर, यस। तो इतना फिक्स है कि सब प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक से तो पैसा नहीं मंगवाएगी, तो ये जो भी रहेंगे इनके नियर एंड डियर वंस ही रहेंगे, बराबर ना, यस और नो। तो ये हम लोग आगे रिस्पेक्टिव सेक्शन में पढ़ेंगे कि प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, बराबर। फिर हम लोग आते हैं कि सर पब्लिक ऑफर किसको बोलते हैं, मैं किसको पब्लिक ऑफर बोलूंगा, बराबर ना, यस। तो उन्होंने क्या बोला है कि जब भी आप कोई इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या इश्यू कर रहे हो, आईपीओ, क्या इश्यू कर रहे हो, आईपीओ। आईपीओ क्या होता है, नथिंग बट जब कंपनी पहली बार पब्लिक को शेयर्स इशू करती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईपीओ, क्या बोलते हैं हम लोग, आईपीओ। सेकंड क्या बोला उन्होंने, एफपीओ।
FPO फर्दर पब्लिक ऑफर बराबर ना। यस, जब कंपनी ने एक बार तो शेयर्स इशू कर लिए थे, बट कंपनी अभी दूसरी बार वापस शेयर्स इशू कर रही है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, फर्दर पब्लिक ऑफर बराबर। एनी ऑफर फॉर सेल ऑफ सिक्योरिटीज टू पब्लिक बराबर ना। यस और नो, या फिर कोई दूसरे ऑफर, कोई भी ऑफर जिससे वो क्या कर रही है, पब्लिक को सिक्योरिटीज बेच रही है बराबर, पब्लिक को सिक्योरिटी इशू कर रही है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक ऑफर। इन शॉर्ट मैं वही बात कर रहा हूँ, पब्लिक ऑफर मीन्स एक ऐसा ऑफर जो मैं पब्लिक को इशू कर रहा हूँ, जो किसको इशू कर रहा हूँ, पब्लिक को, और मेरा पब्लिक एट लार्ज में इंटरेस्ट है बराबर ना, कि मेरे को नॉर्मली मेरे नियर एंड डियर वन से मतलब नहीं है, मेरे को इंडिया की जितनी भी पब्लिक है उनके पास से मेरे को पैसा लेना है बराबर ना। तो यहाँ पे हमने अभी स्टार्ट में क्या पढ़ा, सेक्शन 2 सब सेक्शन 17, कोई भी डॉक्यूमेंट जो इंटेंशन आपका एज ए प्रोस्पेक्टस इशू करना है तो उसको हम लोग प्रोस्पेक्टस बोलेंगे ही। एंड प्रोस्पेक्टस इंक्लूड सेल्फ प्रोस्पेक्टस, डीम्ड प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, और कोई भी नोटिस, कोई भी सर्कुलर जिसका मेन इंटेंशन क्या है, पब्लिक से पैसा मंगवाना, यानी पब्लिक के पास से सब्सक्राइब करो, पैसा लो दो और आप ये सिक्योरिटीज लेके जाओ, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, प्रोस्पेक्टस। क्या बोल देंगे हम लोग, प्रोस्पेक्टस। देर आफ्टर हमने क्या पढ़ा कि सर सिक्योरिटीज पब्लिक कंपनी पब्लिक को शेयर्स कौन से वे में इशू कर सकती है, तो पहला कौन सा था, पब्लिक ऑफर बराबर ना, बाय इशूइंग पब्लिक प्रोस्पेक्ट इशू कर लो, पब्लिक पैसा दे देगी, आप उनको शेयर्स दे दो। सेकेंड क्या है, अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आप प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू भी आप पब्लिक को शेयर्स इशू कर सकते हो। थर्ड क्या बोला कि आप राइट शेयर्स या बोनस शेयर्स के हिसाब से आप पब्लिक को शेयर्स इशू कर सकते हो बराबर ना। यस, उसके बाद में क्या बोला है कि सर ये तो पब्लिक की बात होगी, अभी किसकी बात करें हम लोग, प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी दो ही टाइप से, प्राइवेट प्लेसमेंट या राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स बराबर ना। पब्लिक ऑफर मतलब क्या होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर, और कोई भी ऑफर फॉर सेल बराबर ना, ऑफर फॉर सेल। यस और नो। फिर आते हैं मैटर, सेक्शन 26 इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह आगे इसका रेफरेंस भी अपने को मिलेगा। मैटर टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस। सर प्रोस्पेक्टस में कौन कौन से मैटर अपने को लिखना चाहिए, जैसे मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया है कि प्रोस्पेक्टस इज नथिंग बट, आपको क्या लिखना है उसके अंदर, आपको उसके अंदर लिखना है कि सर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या क्या, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या क्या बराबर ना, कंपनी का पूरा डिटेल आता है, 300-400 पेज में कंपनी का पूरा डिटेल आता है, तो वही अपने को लिखना है। यहाँ पे पहला पॉइंट वही है कि सर प्रोस्पेक्टस इशूड बाय पब्लिक कंपनी शैल बी डेटेड एंड साइन बराबर ना। ये तो सीधी बात है कि जब भी कोई कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है तो उसको डेट और साइन होना जरूरी है बराबर। इंक्लूड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट्स एज स्पेसिफाइड बाय सेबी इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी आपको वो प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या इंक्लूड करना है, फाइनेंशियल पोजीशन। क्या इंक्लूड करना है, फाइनेंशियल पोजीशन, क्योंकि आप पब्लिक के पास से पैसा मंगवा रहे हो तो आपका एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन देख के ही पब्लिक क्या करेगी, इन्वेस्ट करेगी बराबर ना। तो अगर आपको कोई भी शेयर पब्लिक से मंगवाना है तो आपको अपना फाइनेंशियल पोजीशन बताना पड़ेगा कि मेरा ईमेल लॉस है, प्रॉफिट है, एक्स्ट्रा ज्यादा प्रॉफिट है, तो वो हिसाब से पब्लिक क्या करेगी, इन्वेस्ट करेगी। यस और नो। A declaration shall be included in prospectus which state that company has complied with provision of Companies Act 2013। सर अगर आपने सब कंडीशन सेटिस्फाइड कर लिया बराबर ना, सब कंडीशन, तो आपको वहां पे एक डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा कि हमने कंपनीज एक्ट 2013 की जो भी रिक्वायरमेंट है वो हम सब कंप्लाइड कर चुके हैं बराबर ना, सब कंप्लाइड कर चुके हैं। तो पहला कौन सा है सर, डेटेड एंड साइन। क्या होना चाहिए, डेटेड एंड साइन। सेकेंड वन इज इंक्लूड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट्स। क्या होना चाहिए उसके अंदर, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट्स। एंड थर्ड वन क्या लिखा है, अ डिक्लेरेशन शैल बी इंक्लूड which state that companies has satisfied all the condition prescribed under Companies Act 2013। yes or no। उसके बाद में लिखा है कि सर किस किस को कंटेंट ये देने की जरूरत नहीं है, अगर आप एग्जिस्टिंग मेंबर्स या डिबेंचर होल्डर को ही आप शेयर्स या डिबेंचर इशू कर रहे हो तो आपको कोई भी कंटेंट देने की जरूरत नहीं है। Where prospectus is issued if such shares or debentures are in all respect uniform with shares or debenture previously issued, यानी आपने सेम कैटेगरी के डिबेंचर इशू किए हैं बराबर ना, तो आपको उसके लिए कोई भी डिटेल देने की जरूरत नहीं है। यस और नो। फिर हम लोग आते हैं सेक्शन 26, लीगल रूल्स एज टू प्रोस्पेक्टस बराबर ना। सर प्रोस्पेक्टस के लिए क्या क्या लीगल रूल्स है बराबर। यस, डेट इन प्रोस्पेक्टस इक्वल टू डीम्ड डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन बराबर ना। जब आपने प्रोस्पेक्टस में कोई भी डेट लिख दिया है बराबर ना,
तो वही डेट को हम लोग क्या बोलेंगे, पब्लिकेशन डेट क्या बोलेंगे, यानी ये डेट को प्रोस्पेक्टस पब्लिश हुआ है, बराबर। प्रोस्पेक्टस शैल बी डिलीवर्ड टू रजिस्ट्रार, बराबर ना। मैं प्रोस्पेक्टस किसको डिलीवर करूंगा, रजिस्ट्रार। किसको डिलीवर करूंगा मैं, रजिस्ट्रार, बराबर, यस। अभी सुनना, ऑन और बिफोर डेट ऑफ पब्लिकेशन, और वो भी अपने को इशू कभी करना है, ऑन और बिफोर डेट ऑफ पब्लिकेशन, यानी जब आप पब्लिक को इशू कर रहे हो उससे पहले आपको रजिस्ट्रार को वो प्रोस्पेक्टस सबमिट करना पड़ेगा, एंड साइंड बाय एवरी पर्सन हु इज नेम्ड एज अ डायरेक्टर और प्रपोज डायरेक्टर और बाय इज ड्यूटी ड्यूली ऑथोराइज अटर्नी, बराबर ना। तो जो आप प्रोस्पेक्टस भेज रहे हो, जो आप प्रोस्पेक्टस भेज रहे हो, बराबर ना, यस और नो, तो ये साइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा अपने को, साइन। तो साइन कौन करेगा, जो डायरेक्टर है, जो क्या है, डायरेक्टर है, या फिर ऐसा कोई बंदा जो डायरेक्टर होने के लिए अपने आप को प्रपोज कर चुका है, प्रपोज डायरेक्टर, यानी वो डायरेक्टर बनेगा, तो इन दोनों को साइन, या फिर कोई भी ऑथोराइज पर्सन है, कोई भी ऑथोराइज अटर्नी के हिसाब से कोई है तो उसको भी साइन करना पड़ेगा, यस और नो। तो अपने दो पॉइंट पढ़ा, पहला पॉइंट कौन सा, कि सर इसका जो डेट रहेगा वही हम लोग क्या बोलेंगे, डेट ऑफ पब्लिकेशन, क्या बोलेंगे, डेट ऑफ पब्लिकेशन। एंड सेकंड क्या बोला कि सर डेट ऑफ पब्लिकेशन से पहले ये डॉक्यूमेंट आपको किसको देना पड़ेगा, रजिस्ट्रार। किसको देना पड़ेगा, रजिस्ट्रार। और रजिस्ट्रार को देने से पहले आपको साइन करवाने पड़ेंगे डायरेक्टर के, कोई भी प्रपोज डायरेक्टर के, या फिर कोई भी ऑथोराइज्ड अटर्नी के, बराबर, यस और नो। प्रोस्पेक्टस shall state that copy has been delivered to the registrar, और आपने जब रजिस्ट्रार को प्रोस्पेक्टस दे दिया तो आपको प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड करना पड़ेगा कि आपने वो कॉपी क्या दे दिया है, प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रार को दे दिया था, और वो आपको प्रोस्पेक्टस में एक पॉइंट लिखना पड़ेगा, यस। प्रोस्पेक्टस शैल बी इशूड विद इन 90 डेज आफ्टर डेट ऑन विच कॉपी डिलीवर टू रजिस्ट्रार, बराबर ना। तो ऐसा नहीं कि आपने प्रोस्पेक्टस तो रजिस्ट्रार को दे दिया फिर आप आराम से कभी भी इशू कर सकते हो, वो नहीं है। जिस दिन आपने डिलीवर कर दिया है उसके 90 डेज के अंदर आपको प्रोस्पेक्टस पब्लिक को इश्यू करना पड़ेगा, यस और नो। एक्सपर्ट स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, यस, क्योंकि आप पैसा किससे मंगवा रहे हो, पब्लिक से मंगवा रहे हो, तो पब्लिक से मंगवाने के लिए एटलीस्ट आपको कोई एक्सपर्ट का अगर रहता है, अगर कोई भी एक्सपर्ट है जो बोल रहा है कि हाँ ये कंपनी अच्छी है, ये कंपनी के ऑब्जेक्टिव अच्छे हैं और ये कंपनी बहुत अच्छी है, आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर लो, तो उसका स्टेटमेंट आपको प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड करना पड़ेगा। एक्सपर्ट स्टेटमेंट शैल बी इंक्लूडेड इन प्रोस्पेक्टस इफ expert not engaged in और interested in formation और promotion और management of the company। अभी सीधी सी बात है, सपोज मैंने एक कंपनी, मैं नॉर्मली कॉमन सेंस वाली बातें कर रहा हूं, मैंने एक प्रोस्पेक्टस इशू किया है और ये मेरा कंपनी है, बराबर। मैं ये प्रोस्पेक्टस इशू क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को पब्लिक एट लार्ज से कितना चाहिए, मेरे को 100 करोड़ रुपीज, कितना चाहिए, 100 करोड़ रुपीज, बराबर, यस। अभी मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं प्रोस्पेक्ट इशू करना है, मैंने सब कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, मैंने डेट एंड साइन कर दिया, पब्लिकेशन, डेट ऑफ पब्लिकेशन से पहले मैंने किसको दे दिया, रजिस्ट्रार को दे दिया, उसके बाद में सर मैंने डायरेक्टर के भी साइन करवा दिए, और जो मैंने रजिस्ट्रार को दिया वो स्टेटमेंट मैंने वो स्टेटमेंट मैंने कहाँ पे डाल दिया, प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड कर दिया है। 90 डेज के अंदर मैं पब्लिक भी करवा रहा हूँ। बट मेरे को किधर न किधर लग रहा है कि यार अगर ये प्रोस्पेक्टस में एक एक्सपर्ट आ जाए, क्या आ जाए, एक एक्सपर्ट आ जाए और वो अपना स्टेटमेंट दे दे कि भाई ये बहुत अच्छा कंपनी है, इसके अंदर आप ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है, तो यार और मजा आएगा यार। तो इससे क्या होगा मालूम है, कि अपने को जो भी अमाउंट है वो जल्दी मिल जाएगा और पब्लिक को एक भरोसा क्रिएट हो जाता है। बट मैंने क्या किया, मेरे भाई को बोल दिया कि भाई तू ऐसे भी फाइनेंशियल पोजीशन तेरे को सबका अच्छे से मालूम है, तेरे को अच्छे से मालूम है कौन सा कंपनी कैसा है, कौन सी कंपनी को कैसे मेजर करने का कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है, तो ऐसा करना तू प्रोस्पेक्टस में डाल दे। अभी ये तो मेरा भाई है और मेरा भाई कभी ऐसा नहीं बोलेगा भाई कंपनी बहुत घटिया है पर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करो ही मत। वो तो मैं इवन घटिया कंपनी भी रहेगा तो भी वो तो यही बोलेगा कि हाँ ये कंपनी अच्छा है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव मेरे को अच्छे लग रहे हैं, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो क्या ये सही है, गलत है? एकदम गलत है ना, क्योंकि ये बंदा क्या है, किधर न किधर ये बंदा डिपेंडेबल है, बराबर ना, किधर न किधर इसका फ्रीडम फैक्टर अफेक्ट हो रहा है, बराबर। तो उन्होंने वही बोला है कि सर अगर आपको लग रहा है कि कोई भी, अगर आपको लग रहा है कि कोई भी एक्सपर्ट स्टेटमेंट दे रहा है तो आप प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड करोगे,
बट एक्सपर्ट नॉट एंगेज्ड इन और इंटरेस्टेड इन फॉर्मेशन और प्रमोशन और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, बराबर ना, यानी वो इन सबका पार्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो कंपनी बनाया है वही बंदा स्टेटमेंट दे रहा है। अभी सीधी बात है कि मैं मेरी कंपनी को कभी भी खराब नहीं कहूंगा, बराबर ना। इवन मेरा कंपनी कितना भी वर्स्ट रोल प्ले कर रही है इन इंडियन इकोनॉमी, तो भी बोलूंगा कि नहीं, कंपनी बहुत अच्छी है, आप बिंदास पैसा दो, जैसे आप पैसा दोगे मैं लेके भाग जाएगा, बराबर ना, यस और नो। एक्सपर्ट हैज गिवन रिटन कंसेंट टू इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, बराबर ना। सर जो एक्सपर्ट है ना, उसने लिख के दे दिया है, रिटन कंसेंट दिया है कि हाँ मैं प्रोस्पेक्टस इशू करने में जो स्टेटमेंट है वो मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ। एक्सपर्ट हैज नॉट विड्रॉन हिज कंसेंट बिफोर डिलीवरी ऑफ कॉपी ऑफ रजिस्ट्रार टू रजिस्ट्रार, बराबर ना, यस। तो जब तक आपने कॉपी रजिस्ट्रार को भेजी है, बराबर ना, तब तक एक्सपर्ट ने कोई भी कंसेंट विड्रॉ नहीं किया, बराबर ना, कि नहीं नहीं यार मेरे को स्टेटमेंट नहीं देना है, बराबर। तो आप तभी इंक्लूड कर सकते हो जब उसने रजिस्ट्रार को कॉपी भेजने तक उसने कंसेंट दे के रखी है, बराबर, यस और नो। स्टेटमेंट इज इंक्लूडेड इन प्रोस्पेक्टस दैट एक्सपर्ट हैज गिवन रिटन कंसेंट एंड हैज नॉट विड्रॉन सच कंसेंट, बराबर ना। और जो आप एक्सपर्ट ने स्टेटमेंट दिया है ना, वो आपको कहाँ पे लिखना पड़ेगा, वो आपको प्रोस्पेक्टस में लिखना पड़ेगा कि एक्सपर्ट ने ये स्टेटमेंट दिया है और उसने जब हम रजिस्ट्रार को कॉपी भेज रहे थे उसने कोई भी सर विड्रॉन नहीं किया, यानी एक्सपर्ट ने जजमेंट दिया है वो अभी भी कंटिन्यू है, बराबर। जो भी स्टेटमेंट है आपका अभी भी कंटिन्यू है, यस और नो। तो यहाँ तक ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ, लीगल रूल्स एज टू द प्रोस्पेक्टस, लीगल रूल्स एज टू द प्रोस्पेक्टस। तो आपको सेक्शन 26(1) में क्या मैटर्स, इसको हम बोल सकते हैं कंटेंट, क्या बोल सकते हैं हम इसको, कंटेंट, कंटेंट्स, बराबर, यस और नो। और ये तुम्हारा क्या है कि सर क्या क्या लीगल रूल्स है, क्या क्या है लीगल रूल्स, बराबर ना, ये आपको 26 में मिलेगा। कहाँ पे मिल जाएगा, 26 में। तो आगे जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारा रेफरेंस आता है। 26 क्या होता है, तो अपने माइंड में कंटेंट आ जाएंगे और लीगल रूल्स आ जाएंगे। कंटेंट में क्या क्या आता है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। सेकंड वो क्या बोला, डेट होना चाहिए, डेट एंड साइन होना चाहिए, बराबर ना, यस। उसके बाद में क्या बोला गया, उसने कंपनीज एक्ट 2013 के सब रूल क्या कर लिए, कंप्लाइड, क्या कर लिया उसने, कंप्लाइड कर लिया, बराबर ना, यस। उसके बाद में लीगल रूल्स क्या बोलता है कि सर जो साइन किया हुआ है वही क्या माना जाएगा, डेट ऑफ पब्लिकेशन, क्या माना जाएगा, डेट ऑफ पब्लिकेशन। तो डेट ऑफ पब्लिकेशन से पहले आपको रजिस्ट्रार को क्या करना पड़ेगा, वो कॉपी भेजना पड़ेगा। उसके अंदर कॉपी भेजने के बाद में आपको प्रोस्पेक्टस में बकायदा लिखना भी पड़ेगा कि सर हमने ये कॉपी रजिस्ट्रार को भेज दी थी। अगर कोई एक्सपर्ट अपना स्टेटमेंट देना चाहता है तो आप वो एक्सपर्ट का स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड कर सकते हो, बट वो एक्सपर्ट आपके मैनेजमेंट या फॉर्मेशन का पार्ट नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने क्या बोला कि सर एक्सपर्ट ने रिटन कंसेंट दिया, लिख के दिया, बराबर ना, कि यस ये स्टेटमेंट आप इंक्लूड कर सकते हो। और एक्सपर्ट ने वो कंसेंट विड्रॉ नहीं किया है, और अगर ये सब चीज हो गई है तो अपने को प्रोस्पेक्टस में लिखना पड़ेगा कि सर एक्सपर्ट ने कंसेंट दिया हुआ है और ये कंसेंट विड्रॉ नहीं है, बराबर, यस और नो, बराबर। तो ये आपका क्या, सेक्शन 26, यस, कंटेंट एंड लीगल रूल्स टू प्रोस्पेक्टस, यस और नो। चलिए तो फिर हम आगे पढ़ने वाले हैं सेक्शन 31, सेल्फ प्रोस्पेक्टस एंड इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। कौन सा, सेल्फ प्रोस्पेक्टस एंड इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, जो हमने ऑलरेडी आगे लिखा हुआ भी था यहाँ पे कि सर ये प्रोस्पेक्टस का क्या होता है, एक पार्ट होता है, क्या होता है, प्रोस्पेक्टस का एक पार्ट होता है, यस और नो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेक्शन 31, सेल्फ प्रोस्पेक्टस एंड इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, ठीक है, यस, सुनना भी। सेल्फ मीन्स क्या होता है, एक लाइफ, क्या होता है, एक लाइफ, बराबर, यस। अभी सुनना, आगे हमने क्या पढ़ा था कि प्रोस्पेक्टस मींस एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो मैं जब भी मैं शेयर्स इशू करूंगा तो मेरे को पब्लिक को क्या करना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा प्रोस्पेक्टस, और फिर मैं पब्लिक से पैसा ले सकता हूँ, ठीक है। अभी सुनना यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं कि सर सेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है, जो अपने को कहाँ पे दिया हुआ है, सेक्शन नंबर 31, कहाँ पे दिया हुआ है, सेक्शन 31 पे, ठीक है, यस। अभी सुनना यहाँ पे, सेल्फ प्रोस्पेक्टस, सेल्फ प्रोस्पेक्टस, यस। अभी ये पढ़ने से पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये सेल्फ प्रोस्पेक्टस सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये सर्टेन कंपनीज विच इज प्रिस्क्राइब बाय द सेबी, बराबर ना, जो सेबी ने बोला है ना उसके लिए ही एप्लीकेबल है। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जो बोला उसके लिए क्या ये एप्लीकेबल है। जैसे मैं बोल सकता हूँ कोई बैंकिंग कंपनियां रहेगी या फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, कौन सी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, यही कंपनियां
क्या कर सकती है, सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है, दूसरी कोई भी कंपनियां सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती। सुनना भी सर, नॉर्मली मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे एक कंपनी है डी इंफ्रा करके, क्या कंपनी है, डी इंफ्रा करके। इसका काम क्या है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी करो, बराबर ना, यस, कोई भी रोड्स ब्रिजेस ये सब बनाओ, ठीक है। अभी ये कंपनी क्या करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रही है, तो इसने क्या किया था, एक प्रोस्पेक्टस इशू किया था। क्या इशू किया था, प्रोस्पेक्टस, जो इशू किया था अप्रैल 2017, कभी इशू कर दिया था, अप्रैल 2017, बराबर। प्रोस्पेक्टस इशू, प्रोस्पेक्टस इशू, इशू, एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर। अभी सर उसने उन्होंने क्या किया, वो टाइम पे प्रोस्पेक्टस इशू करके 50 करोड़ रुपीस क्या किया, पब्लिक से इनवाइट किया, क्या कर दिया, पब्लिक से इनवाइट कर दिया, बराबर। अभी होता क्या था कि सर इन्होंने क्या बनाया, एक ब्रिज बनाया, और जहाँ पे काम वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा था, जहाँ पे काम वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा था, बराबर। यस, ये ब्रिज उन्होंने बनाया रोड के लिए, रोड यहाँ पे जा रहा है उसके ऊपर ये ब्रिज बना रहे हैं, ठीक है, यस और नो। तो अभी क्या होता है मालूम है कि सर देयर आर सर्टेन नेचुरल कैलामिटीज, बराबर ना, तो ब्रिज क्या हो गया था, टूट गया है, बराबर। या फिर बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे क्या होता है कि सर इनको पब्लिक से पैसा मंगाना पड़ रहा है, बराबर। तो ये बहुत टाइम टूट जा रहा था, और मोस्ट ऑफ टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी तब भी एकदम जोरों शोरों में स्टार्ट होती है जब बारिश का टाइम होता है। तो बारिश के टाइम पे इन्होंने बनाया, वापस बारिश अच्छा खासा आया, वापस टूट गया। तो इनका जो पैसा है ना वो टोटली क्या हो रहा था, वेस्ट, क्या हो रहा था, टोटली वेस्ट हो रहा था। अभी ये 50 करोड़ आ गया, ब्रिज बनाने में चला गया, और ब्रिज क्या हो गया, टूट गया, बड़ा क्या हो गया, टूट गया। अभी इनको मालूम है कि सर हमारा काम ही ऐसा है जिसमें हमको पब्लिक से पैसा रेगुलर बेसिस पे लेना पड़ सकता है, बराबर। तो इनके लिए उन्होंने, गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, तुम क्या करो, प्रोस्पेक्टस एक ही बार इश्यू करो, कितनी बार, एक ही बार इश्यू करो। आप जब भी आगे पैसा मांगोगे तो आपको प्रोस्पेक्टस इश्यू करने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला क्योंकि ये लाइव मिल गया ना उनको, उसको अपन क्या बोलते हैं, सेल्फ प्रोस्पेक्टस, क्या बोलते हैं, सेल्फ प्रोस्पेक्टस, बराबर ना, यस। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, इनका बहुत काम होता है, इनको डे बाय डे पब्लिक से पैसा मांगना पड़ सकता है, बिकॉज बिल्डिंग ब्रिजेज रोड्स ये बहुत कॉस्टली होते हैं, बराबर। तो वो रीजन से उनको पैसा मांगना पड़ता है। बैंकिंग कंपनी का भी यही काम है, बराबर ना, यस और नो। तो इसके लिए उन्होंने क्या बोला कि आप ऐसा करो, प्रोस्पेक्टस इश्यू करो, आप जब भी आगे फर्दर पैसा मांगोगे तो आपको कोई भी प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। ये तो लोग खुश हो गए, बराबर ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट लाइफ टाइम बोल देंगे, बस तो एक बार प्रोस्पेक्टस 300 पेज का बना दे, लाइफ टाइम तेरे को प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट इतनी भी पागल नहीं है। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ऐसा कर, यहां से लेके कितने साल तक, 1 साल, कितने साल तक, 1 साल तक, 1 साल तक, यानी मैं बोल सकता हूं मार्च 18 तक, बराबर ना, मार्च 18 तक। तो या तक तू जितना भी पैसा पब्लिक से मंगवा रहा है, बराबर ना, जितना भी पैसा तू पब्लिक से मंगवा रहा है, तो तेरे को कोई भी फर्दर प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। यानी सपोज अगर वो मंगवा रहा है अगस्त 17 में, अक्टूबर 17 में, और फेब 18 में, इसने 3 मंथ में पैसा मंगवाया, बराबर ना। तो इसको कोई भी फर्दर प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है, बराबर ना। तो सेल्फ प्रोस्पेक्टस मतलब क्या होता है कि एक ऐसा प्रोस्पेक्टस जिसमें क्या मिल गया, एक लाइफ, क्या मिल गया अपने को, एक प्रोस्पेक्टस की लाइफ मिल गई है, और वो विद इन द लाइफ आपको कोई भी फर्दर प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है, बराबर, या सुनो। तो अभी सुनना, अगर वो अगस्त 17 में कोई भी अगर पब्लिक से पैसा मंगवा रहा है तो उसको कोई भी प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है, यस और नो। बट सुनना, अभी गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि ठीक है, तूने एक बार तो प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, बराबर ना, उसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, सेल्फ प्रोस्पेक्टस। क्या नाम दे दिया है, सेल्फ प्रोस्पेक्टस, बराबर। यस, क्या नाम दे दिया हम लोगों ने, सेल्फ प्रोस्पेक्टस। बट तेरा बिजनेस तो अप्रैल से चल रहा है, अभी तू पब्लिक से पैसा कभी मांग रहा है, बोलते सर मैं अगस्त में मांग रहा हूँ, कभी मांग रहा हूँ, मैं अगस्त में पैसा मांग रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से बिजनेस चल रहा है, यहाँ से बिजनेस चलते चलते आपका अगस्त भी आ गया है, तो कोई ना कोई तो फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज तो हुआ रहेगा ना। बोलते हाँ सर वो तो हुआ रहेगा, बराबर ना। तो आपको क्या करना है,
प्रोस्पेक्टस आपको इशू नहीं करना है, बट आपको इसके साथ में एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम क्या इशू करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, बराबर ना, यस और नो, मेमोरेंडम यानी वो कभी इशू करना है कि अगर आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में मटेरियल चेंज हो गया, क्या हो गया, मटेरियल चेंज, बराबर ना, और जो मेरे को पब्लिक को बताना बहुत जरूरी है, तो इन दैट केस आपको इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इशू करना पड़ेगा, बराबर ना। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम मतलब ऐसा नहीं कि उसको प्रोस्पेक्टस बोल रहे हैं, बराबर ना, हाँ चेंज हुआ है तो इशू करो, नहीं हुआ है तो इशू करने की जरूरत नहीं है, तो आपका काम सेल्फ प्रोस्पेक्टस से ही चल जाएगा, बराबर ना, या सुनो। अगर मैं वापस फेब 18 में शेयर पब्लिक से पैसा मंगवा रहा हूँ, सर क्या विद इन 1 ईयर मंगवा रहा हूँ, यस, बराबर ना, तो अगर वो टाइम पे कोई भी इन बिटवीन फाइनेंशियल चेंजेस हो रहे हैं तो आपको इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के थ्रू, किसके थ्रू, आपको इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के थ्रू पब्लिक को वो नॉलेज पहुंचाना पड़ेगा, यस और नो। तो पब्लिक को मालूम पड़ेगा कि मैं इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं, बराबर, यस और नो। अभी सुनना है आप पे, जैसे ये मार्च 18 खत्म हो जाएगा ना, तो इसके बाद में अगर आप कोई भी पब्लिक से पैसा मंगवा रहे हो तो आपको वापस प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, आपको वापस प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, यस और नो। और जो भी रूल्स कंटेंट 26 के रहेंगे वो सेम इसके लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, उसके अंदर सब फाइनेंशियल कंडीशन, बराबर ना, तो वो सब आपको इंक्लूड या इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, बराबर, यस और नो। तो उन्होंने यहाँ पे यही बोला, हम लोग वापस इसको पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सुना। तो इससे पढ़ने से पहले मैं बोल देता हूँ कि सर ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है, तो आपको देखो लेफ्ट हैंड साइड में मई 2003 में आया हुआ है, नवंबर 2005 में आया हुआ है, 8, 13, 16, 18, और सब थियरी क्वेश्चन क्या आए हुए, सब थियरी क्वेश्चन आए हुए हैं। वहां पे सीधा लिखा है व्हाट इज मीन बाय द सेल्फ प्रोस्पेक्टस, तो अपने को ये पूरे प्रोविजंस लिखने हैं, सेक्शन 31, बराबर। A prospectus which is issued over certain period without issue of further prospectus, बराबर ना, यानी ऐसा प्रोस्पेक्टस जो मैं फर्दर प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करके पब्लिक से पैसा मंगवा सकता हूँ, बराबर ना, क्योंकि उसका ड्यूरेशन लाइफ टाइम वैलिडिटी नहीं होता, उसका कितना होता है, 1 ईयर का वैलिडिटी, बराबर। एप्लीकेबिलिटी क्या लिखा है, अप्लाई टू एनी क्लास ऑफ कंपनी एज सेबी में प्रोवाइड, बराबर ना, सर जो सेबी बोलेंगी ना वो कंपनी ही सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है। तो हमको मालूम है कि बैंकिंग कंपनी हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हो गई, ये एक ऐसी कंपनी है जो सेबी ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है और आप लोग सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हो। सर प्रोसीजर क्या होता है, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट ऑफर, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट ऑफर, अपने एग्जांपल में फर्स्ट ऑफर कभी था, अप्रैल 2017, कभी था, अप्रैल 2017, कंपनी शैल फाइल सेल्फ प्रोस्पेक्टस विद रजिस्ट्रार, बराबर ना, कंपनी को क्या करना पड़ेगा, जो सेल्फ प्रोस्पेक्टस, जो पूरा प्रोस्पेक्टस है वो अपने को रजिस्ट्रार को फाइल करना पड़ेगा। सेल्फ प्रोस्पेक्टस शैल बी वैलिड फॉर 1 ईयर फ्रॉम फर्स्ट ऑफर, बराबर ना, तो अपना यहाँ पे ऑफर कभी था, अप्रैल 2017, कभी था, अप्रैल 2017, तो यहाँ से लेके 1 साल कभी खत्म होता है मार्च 18, तो वहां तक ये क्या रहेगा, वैलिड, क्या रहेगा, ये क्या रहेगा, वैलिड, बराबर ना। एंड नो प्रोस्पेक्टस विल बी इशूड फॉर फर्दर इशू विद इन 1 ईयर, तो अगर आप ये 1 साल अप्रैल 17 से लेके मार्च 18 तक आप कोई भी अगर अपना पब्लिक से पैसा मंगवा रहे हो तो आपको कोई भी फर्दर प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। आप जो अप्रैल 17 में आपने सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू किया था आप उसको ही वापस पब्लिक को दे सकते हो, यस और नो। बट वो क्या बोल रहा है, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम आपको साथ में देना पड़ेगा। जैसा मैंने यहाँ पे बताया था कि इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम क्यों देते हैं, क्योंकि सर आपने सेल्फ प्रोस्पेक्टस कभी इशू किया था अप्रैल 2017 में, और यहाँ से लेके आप नेक्स्ट इशू कभी कर रहे हो अगस्त 17, तो इन बिटवीन सर कोई ना कोई तो चेंज हुआ रहेगा ना यहाँ पे। तो हाँ सर, अगर कोई मटेरियल चेंज हुआ है तो आपको इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के थ्रू पब्लिक को उसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि हमारे कंपनी में ये मटेरियल चेंज हो गए हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, यस और नो। सुनना यहाँ पे, रिक्वायर्ड व्हेन कंपनी इशू सेकेंड और सब्सिक्वेंट ऑफर, सर फर्स्ट ऑफर में तो आपको सेल्फ प्रोस्पेक्टस ही इशू करना है, बराबर ना, हाँ उसके बाद में आप अगस्त 17 यानी सेकेंड या फिर नेक्स्ट आप अक्टूबर 17 में कोई भी आप पब्लिक ऑफर दे रहे हो तो आपको सर सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है, बट इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम आपको इशू करना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम शैल कंटेन, सर क्या क्या उसके अंदर डिटेल आएगा, तो हम डिटेल पढ़ लेते हैं। फर्स्ट, एनी न्यू चार्ज, अगर आपने कोई भी एसेट पे चार्ज नया क्रिएट किया है, अप्रैल के पहले वाला नहीं, अप्रैल के बाद में, इन शॉर्ट अप्रैल और अगस्त के बीच में
कोई नया एसेट पे चार्ज क्रिएट किया है तो आपको पब्लिक को बताना पड़ेगा कि हमने ये एसेट गिरवी रख दिया है, क्योंकि ये मटेरियल चेंज है, उसके बेस पे आपके इन्वेस्टर्स का डिसीजन चेंज हो सकता है, बराबर, यस और नो। चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, बराबर ना। अप्रैल तक तो अच्छा खासा प्रॉफिट था, बट अप्रैल से लेके अगस्त तक बीच में कुछ ऐसे केसेस हो गए जहां से प्रॉफिट क्या हो गया, अपना कम हो गया, तो आपको वो डिटेल देना पड़ेगा कि फ्रॉम अप्रैल टू अगस्त तक हमारा कंपनी का प्रॉफिट इतना कम हो गया है, क्योंकि वही तो मटेरियल चेंज है। अगर कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो रीजन क्या होता है कि यार मैं इन्वेस्ट तो कर रहा हूँ, बट क्या मेरे को पैसा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। और कंपनी जब ऑलरेडी लॉस सफर कर रही है तो क्या कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा, ना, आंसर इज नो, बराबर ना। एनी अदर चेंजेस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और अगर उनको लगता है कि कोई ऐसे चेंजेस है, बराबर ना, जो मेरे को पब्लिक को बताना जरूरी है, तो आपको वो चेंजेस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे, बराबर, या सुनो। नेक्स्ट लिखा हुआ है कंपनी और एनी अदर पर्सन रिसीव्ड एप्लीकेशन अलोंग विद एडवांस पेमेंट, बराबर ना। सच चेंजेस देन कंपनी शेल इंटीमेट सच चेंजेस टू एप्लीकेंट्स, बराबर ना। अभी यहाँ पे सुनना, एग्जाम्पल में हम लोग आ जाते हैं, जो अपन ने एग्जाम्पल लिया है, बराबर ना। सुना सर, अप्रैल 17 मैं यहाँ पे एक टाइमलाइन क्रिएट करता हूँ एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर का, ठीक है। जैसे हम लोग बात करते हैं, एक इन्वेस्टर था मिस्टर बाबूलाल, कौन था, मिस्टर बाबूलाल, बराबर, यस। अभी ये इन्वेस्टर ने, जब मैंने अप्रैल 17 में सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू किया था, क्या इशू किया था मैंने, सेल्फ प्रोस्पेक्टस, तो वो टाइम पे, और सेकंड अपन ने कभी इशू किया है, अगस्त 17, कभी इशू कर दिया मैंने अगस्त 17 में। तो इसको पैसा देना था 1 लाख रुपए, कितना देना था कंपनी को, 1 लाख, बट बाय मिस्टेकली ओवर अलॉटमेंट के हिसाब से उसने 1,50,000, कितना दे दिया, 1,50,000। तो कंपनी को कितना चाहिए था, 1 लाख, उसने कितना दे दिया, 1,50,000, तो कितना एक्सेस अमाउंट अभी भी कंपनी के पास पड़ा है, 50,000, बराबर। तो मैंने उनको क्या बोला कि हम अगस्त 17 में और शेयर इश्यू करने वाले हैं, तो हम वहां पे एडजस्ट कर लेंगे। बोला सर कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको आप पे पूरा भरोसा है, बराबर ना। तो यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरे को क्या मिल गया है, एडवांस मनी, क्या मिल गया मेरे को, एडवांस मनी। बट जैसा कि मैंने पहले बताया कि सर यहाँ से लेके अप्रैल 17 से लेके अगस्त 17 तक आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में कोई ना कोई तो चेंज हुआ रहेगा, यस और नो। तो अगर कोई भी चेंज हुआ है और एक ऐसा बंदा जिसका एडवांस मनी आपके पास पड़ा है, तो आपको वो चेंज का नोटिस उसको भेजना पड़ेगा, बराबर ना। उसको बोलना पड़ेगा कि सर जी देखो, आपका 50,000 रुपया तो मेरे पास पड़ा है, बट फाइनेंशियल पोजीशन में मेजर चेंजेस हो गए हैं, तो आप अभी भी मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो। उसको एक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि सर क्या अभी भी आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो या नहीं चाहते। तो अगर वो बोलता है कि नहीं सर हम चाहते हैं, बराबर ना, तो पैसा मेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा आगे अगस्त में। और बोलता है नहीं नहीं सर अभी तो मेरी कंपनी से भरोसा है उठ गया, बराबर ना, तो उसको पैसा क्या करना पड़ेगा, अपने को रिफंड, क्या करना पड़ेगा, पैसा रिफंड। तो यहाँ पे वो सेम केस लिखा हुआ है, आप अगर पढ़ेंगे अच्छे से, अ कंपनी और एनी अदर पर्सन रिसीव्ड एप्लीकेशन along with advance payment before such changes, then company shall intimate such changes to applicants, and if applicant wants to withdraw money, then company need to refund monies within 15 days, बराबर ना। तो बोलता है कि नहीं सर आप इन्वेस्ट कर दो तो चलेगा, अगर इन्वेस्ट नहीं करना है मेरे को वापस मेरा पैसा दे दो, तो वो पैसा 15 डेज के अंदर क्या करना पड़ेगा, रिफंड, क्या करना पड़ेगा, रिफंड, यस और नो। अभी कंपनी क्या बोलती है, कंपनी एक्ट, कि अगर आप सेल्फ प्रोस्पेक्टस और इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इशू कर लोगे ना, तो उनको हम लोग क्या बोल देंगे, प्रोस्पेक्टस, क्या बोल देंगे हम उसको, प्रोस्पेक्टस, बराबर ना। तो प्रोस्पेक्टस इज नथिंग बट इक्वल टू सेल्फ प्रोस्पेक्टस प्लस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, यस और नो। तो ये आपका सेल्फ प्रोस्पेक्टस का पूरा सेक्शन था, सेक्शन 31, बराबर ना। तो यहाँ पे जब भी सेल्फ प्रोस्पेक्टस पढ़ोगे तो आपको इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम साथ में लिखना ही पड़ेगा, यस और नो। तो सो आपको ये समझा भी रहेगा। अभी हम लोग जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 32, दैट इज रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, यस और नो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, यस। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा था अपन ने कौन कौन सा, सेल्फ प्रोस्पेक्टस, और उसके ऊपर पढ़ा था कि मैटर्स और कंटेंट्स बोल दो आप या लीगल रूल्स बोल दो, ठीक है। तो अभी हम आ रहे हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, किसकी बात कर रहे हैं, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, यस और नो, सुनना ध्यान से।
तो पहले समझा सेक्शन 32 में एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। सेक्शन 32 इसकी बात कर रहे हैं, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, बराबर, यस। अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ एक कंपनी का। जैसे मैंने एक नया कंपनी स्टार्ट किया है, दर्शन गोल्ड लिमिटेड। कौन सा कंपनी है? दर्शन गोल्ड, एकदम नया कंपनी स्टार्ट किया है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ मालूम है? ये कंपनी के शेयर्स अगर मैं इशू करता हूँ, सपोज मैंने टोटल 10 लाख शेयर्स, कितने शेयर्स इशू किए? 10 लाख शेयर्स मैंने इशू किए, यस। अभी मैंने 10 लाख शेयर्स इशू तो कर लिए, बट हो क्या रहा है कि मैंने उनका प्राइस रखा था एक शेयर्स का 1,000 रुपए। एक शेयर्स का कितना रखा था? 1,000 रुपए, बराबर, यस। यानी मैंने मेरे प्रोस्पेक्टस में प्राइस एकदम डेफिनेट प्राइस रखा था कि 1,000 रुपए का एक शेयर्स आपको मिलेगा, ठीक है, यस और नो। तो अभी वो रीजन से क्या हो रहा मालूम है? पब्लिक ने खाली मेरे पास से कितने शेयर्स परचेज किए? ओनली 1,000 शेयर्स। कितने परचेज कर लिए? ओनली 1,000 शेयर्स। क्योंकि पब्लिक को लग रहा था कि ये कंपनी के शेयर्स बहुत ओवर रेटेड है। क्या है? बहुत ओवर रेटेड, ज्यादा रेट लगा दे रहे हैं, बराबर, यस और नो। और अपने को मालूम है कि अगर जहाँ पे भी रेट ज्यादा, हम वहां से कभी परचेज कर नहीं सकते। ये तो बात किसकी है? इन्वेस्टमेंट की। तो यहाँ पे भी वो बोल रहे हैं कि जो कंपनी हमारे पास से 1,000 रुपए एक शेयर्स का ले रही है वो बहुत ज्यादा है, बराबर ना, यस और नो। तो और कभी कभार क्या होता है कि सर मैंने उनको 10 रुपए, कितने में इशू कर दिया? 10 रुपए में। तो ये कभी कभार क्या होता है? अंडर रेटेड होता है, और वो हिसाब से मेरे को फिर प्रॉपर कैपिटल नहीं मिल पाता, प्रॉपर कैपिटल मिल नहीं पाता, बराबर। तो कंपनी वही बोलते हैं कि यार जब मैं ज्यादा इशू कर रहा हूँ, मेरे को 500 करोड़ रुपए का रिक्वायरमेंट है, लेकिन पब्लिक मेरे को इतना पैसा दे ही नहीं रहे, ड्यू टू मेरा रेट या ड्यू टू मेरी क्वांटम, बराबर ना, यस और नो। तो इन दैट केस कंपनी क्या सोचती है कि सर क्यों ना हम ऐसा कोई प्रोस्पेक्टस इशू करें, ऐसा कोई प्रोस्पेक्टस इशू करें जहां पे ना तो हम लोग उनको प्राइस बताएंगे और ना हम लोग उनको क्वांटम बताएंगे, बराबर। यानी यहाँ पे दोनों में से एक चीज का कोई भी लाइक रहेगा, बराबर। या तो तुम्हारा कौन सा रहेगा? क्वांटम, बराबर ना, यानी क्वांटिटी। या फिर रहेगा तुम्हारा किसका? प्राइस का, बराबर ना। यानी ये चीज मैं कभी प्रोस्पेक्टस में नहीं लिखूंगा, बराबर। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। क्या बोलते हैं? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। एक ऐसा प्रोस्पेक्टस जिसके अंदर मेरे को दोनों में से एक चीज नहीं मिलेगा, या तो मेरे को क्वांटिटी नहीं मिलेगा या फिर मेरे को प्राइस नहीं मिलेगा, बराबर ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। क्या बोल देते हैं? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, बराबर। तो नॉर्मली आपका ये प्रोस्पेक्टस सेक्शन 32 में दिया हुआ है, यस। अभी वो पब्लिक को बोलते हैं, बराबर ना, कि आप कितना शेयर्स दे सकते हो। वहां पे क्या होता है मालूम है? प्राइस नहीं देंगे, एक प्राइस का रेंज दिया जाता है, बराबर। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग 1 लाख शेयर्स इशू कर रहे हैं। कितने इशू कर रहे हैं? 1 लाख शेयर्स। और हमने प्राइस रखा हुआ है 62 65। कितना रखा हुआ है? 62 65, बराबर ना, या सुन। अभी उनको दो प्राइस देना पड़ता है, बराबर ना। एक कौन सा? 60 जो मिनिमम प्राइस है, एक कौन सा? जो मैक्सिमम प्राइस है, बराबर ना, यस और नो। ये जो मिनिमम प्राइस है इसको अपन क्या बोलते हैं? फ्लोर रेट। क्या बोलते हैं? फ्लोर रेट, बराबर, यस और नो। और ये जो 65 है ये कौन सा रहेगा? आपका कट ऑफ रेट। कौन सा रहेगा? कट ऑफ रेट, बराबर ना, यस और नो। यस। तो उनको एक प्राइस दिया जाता है कि सर हाँ, हम दो प्राइस 60 to 65 के बीच में इश्यू कर रहे हैं, आपको कैसे लेना है? जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मैंने फिर ये कंपनी का आईपीओ देखा, दर्शन गोल्ड लिमिटेड का। तो मैंने सोचा कि मैं भी इन्वेस्ट करता हूँ, बराबर। मेरे को शेयर्स का लॉट बोला है कि सर आप 1,000 शेयर्स ले सकते हो। कितने ले सकते हो? 1,000 शेयर्स। कंपनी कभी कभार लॉट्स को लिमिटेड कर लेती है ताकि सब पब्लिक को कुछ ना कुछ मिलता रहे, ठीक है। अभी मेरे को रेंज दिया हुआ है फ्रॉम 60 to 65। कितना दिया हुआ? फ्रॉम 60 to 65। तो मैंने रेंज डाला है 65, तो बहुत ज्यादा है। तो ऐसा सर मैं आपके शेयर्स को 61 रुपीज, कितने में? 61 रुपीज में परचेज कर रहा हूँ, बराबर ना, यस और नो। तो मैंने ये लॉट डाल दिया वहां पे। यानी उनके पास मेरा स्टेटस क्या रहेगा कि दर्शन करके एक बंदा है जो 1,000 शेयर्स परचेज करना चाहता है। कितने? 1,000 शेयर्स। 1,000 शेयर सर वो परचेस कर रहा है, बट वो 61 पे परचेस करेगा। आपकी इच्छा हो तो देना, क्योंकि यहाँ पे सर को अपना रेट अभी भी डिसाइड नहीं है। उन्होंने एक रेंज दिया है मेरे को, और जो लोअर रेंज है उसको अपन क्या बोलते हैं? फ्लोर रेट। और जो हाइयर है उसको अपन क्या बोलते हैं? कट ऑफ रेट। और यहाँ पे भी एक प्रोविजन आता है कि जो फ्लोर रेट है और हाइयर रेट दोनों को 120% ही होना चाहिए, बराबर ना। इन शॉर्ट क्या बोला है
कि फ्लोर कट ऑफ रेट, कौन सा रेट, कट ऑफ रेट आपके फ्लोर रेट का 120% तक ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि अपने यहाँ पे फ्लोर रेट कितना है 60, कितना है 60, तो अगर मैं 60 का 120% निकालता हूं तो कितना आता है यहाँ पे 72, कितना आता है 72 बराबर ना। तो आपका कट ऑफ रेट 72 से कभी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, सुनो याद रहे। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ, 60 का 120% बराबर 72, यस और नो। तो आपका कट ऑफ रेट 72 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अपना किधर है 65 है, तो वी आर वेल विद इन द लिमिट बराबर। अभी ऐसा ही बहुत सारी पब्लिक, दूसरा को बंदा रहेगा वो बोलेगा हाँ सर मैं 1000 शेयर्स परचेज करना चाहता हूँ, आपकी कंपनी अच्छी है तो मैं 65 रुपीज भी देने को रेडी हूँ बराबर। नहीं, यहाँ पे क्या और मालूम है, पब्लिक कंपनी को अपने प्राइस बोल रहे हैं कि मैं इतने प्राइस पे क्या करूंगा, आपके पास से शेयर्स ले लूंगा, ताकि कंपनी को एक प्राइस डिसाइड करने में प्रॉब्लम नहीं होगा बराबर ना, यस सुनो। क्योंकि पहले मैंने केस क्या समझाया था कि सर जब कंपनी प्राइस डिसाइड करिए 1000 रुपीज, कितना 1000, तो पब्लिक क्या बोल रही है कि यार ये शेयर्स बहुत ओवर रेटेड है, इसको मैं तो नहीं लूंगा बराबर ना, यस सुनो। तो इससे बेटर क्या मालूम है, हम एक ऐसा प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं जो प्रोस्पेक्टस क्या बोलेगा कि सर ऐसा करते हम रेंज दे रहे हैं फ्रॉम 60 टू 65, यानी यहाँ पे दो चीज का लैक रहेगा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में। पहला कौन सा, या तो आपका क्वांटम, सेकेंड कौन सा, आपका रेट बराबर ना। तो यहाँ पे अगर मैं रेट की बात कर रहा हूँ तो रेट में हमने कितना दिया 60 और 65 का रेट दिया है। तो 60 को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोर रेट, क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लोर रेट। एंड 65 तुम्हारा कौन सा रहेगा, कट ऑफ रेट, कौन सा रहता है कट ऑफ रेट। और यार कट ऑफ रेट हमेशा 120% ऑफ योर फ्लोर रेट ही होना चाहिए, सो नो। अभी ऐसा सब लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन देंगे, फिर जाके कंपनी क्या करती है, प्राइस डिसाइड करती है, क्या करती है, प्राइस डिसाइड करती है, सो नो। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट। बट ये आपका फाइनल प्रोस्पेक्टस नहीं होता है, ये एक ऐसा प्रोस्पेक्टस है जिससे कंपनी को प्राइस डिसाइड करने में हेल्प होता है बराबर, या सो नो। उसके बाद में कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, उसके बाद में कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, रजिस्टर को सबमिट करना पड़ता है, या सो नो। तो वो बाकी बहुत प्रोसीजर है, बट होप सो आपको ये समझा रहेगा कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, या सोनम। तो अभी हम ऐसा करते हैं, प्रोविजन पढ़ लेते हैं उसके, चलिए सुनना यहाँ पे। लेट अस स्टार्ट विद द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस definition. Prospectus which does not include complete particulars of quantum or price of securities बराबर ना। वो क्या बोल रहा है कि सर ऐसा कोई प्रोस्पेक्टस, ऐसा कोई प्रोस्पेक्टस जिसके अंदर या तो क्वांटम या फिर प्राइस दोनों का कंप्लीट डिटेल नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने बोला कि वो रेंज में देते, वो क्या देते, वो रेंज में, कि मेरे को इतने से इतने करोड़ का आईपीओ इशू करना है, यहाँ पे इतने से इतना क्या रहेगा उसका प्राइस रहेगा। तो आप एक बार एप्लीकेशन दे दो, फिर हम डिसाइड करें कितना हमको इशू करना है, यस और नो। सर प्रोसीजर क्या है, देखो प्रोसीजर तो टोटल थ्योरी पार्ट अपन एक बार पढ़ लेते हैं, सुनना। प्रोसीजर क्या बोल रहा है, अ कंपनी में इशू रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, बाद में हम इसको क्या बोलेंगे, आरएचपी, क्या बोलेंगे, आरएचपी, प्रायर टू इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ऑब्वियसली अगर आप कोई प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो तो उससे पहले आप क्या करोगे, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हो बराबर ना। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सेल्फ फाइल विद रजिस्ट्रार। ये तो कब से अपन पढ़ रहे हैं कि जो भी आप प्रोस्पेक्टस एक बार इशू कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा बिफोर 3 डेज टू ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट एंड ऑफर बराबर ना, यस और नो। जब आप पब्लिक को एक डेट देते हो कि ये डेट से आप एप्लीकेशन कर सकते हो, तो आपको वो डेट से एटलीस्ट 3 दिन पहले आपको आरएचपी क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को सबमिट करना पड़ेगा, यस और नो। जैसे मैं एग्जांपल लेता कि मैंने पब्लिक को बोला कि 3 मई 2020, कभी से 3 मई 2020, वो टाइम से मेरी कंपनी के शेयर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो बराबर ना। तो इससे 3 दिन पहले मेरे को रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रार को सबमिट करना पड़ेगा, यस और नो। अपॉन क्लोजिंग ऑफ ऑफर बराबर ना, यानी जो मैंने 3 मई को ओपनिंग रखा है ये कभी ना कभी क्लोज होगा बराबर ना, यस और नो। ऑफ सिक्योरिटीज प्रोस्पेक्टस शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार एंड सेबी बराबर ना, यस और नो। जैसे वो ऑफर क्लोज हो जाएगा मेरे को रियल प्रोस्पेक्टस सेबी को और रजिस्ट्रार को सबमिट करना पड़ेगा, यस और नो। देयर आफ्टर अभी आपने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू किया था और उसके लिए भी क्या, जो आपके कंटेंट, फाइनेंशियल पोजीशन वो आपको सबमिट करने पड़ते हैं। और जो मेन प्रोस्पेक्टस है इनके बीच में अगर कोई भी वेरिएशन है बराबर ना, प्राइस का वेरिएशन हो सकता है, आपकी क्वांटिटी का वेरिएशन हो सकता है, यस और नो।
तो वो वेरिएशन को आपको रियल प्रोस्पेक्टस में हाईलाइट करना पड़ेगा कि सर हमने प्राइस रेंज रखा था 60 टू 65 के बीच में, बट हमको रेट मालूम पड़ गया एग्जैक्ट और हम ये शेयर 64 पे कैसे इशू कर रहे हैं 64 पे, तो आपको वो हाईलाइट इन रियल प्रोस्पेक्टस करना पड़ेगा और आपको सेबी और रजिस्ट्रार को सबमिट करना पड़ेगा। यस और नो। प्रोस्पेक्टस शेल स्टेट, अभी जो आप मेन प्रोस्पेक्टस सबमिट कर रहे हो तो उसके अंदर क्या क्या डिटेल चाहिए। फर्स्ट, टोटल कैपिटल रेज्ड बराबर ना, आपने पब्लिक ऑफर के थ्रू कितना कैपिटल मांगा है बराबर ना, यस और नो। इवन बाय डेट और शेयर कैपिटल, या तो आपने डिबेंचर से मांगा या फिर आपने इक्विटी शेयर से या प्रेफरेंस शेयर से मांगा है। क्लोजिंग प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज बराबर ना, यस और नो, आपने लास्ट में कौन सा प्राइस फाइनल किया बराबर ना कि ये प्राइस पे आप पब्लिक को इशू करने वाले हो। बिकॉज अपने को मालूम है कि सर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस ऑलवेज क्या देता है, प्राइस का रेंज, क्या देता है, प्राइस का रेंज। तो आप किसी को ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई मैं तेरे को 60 और 65 के बीच में शेयर्स दे रहा हूं बराबर ना, आपको एग्जैक्ट प्राइस बताना जरूरी है, तो आपको बताना पड़ेगा, तो वो आपको रियल प्रोस्पेक्टस में उसको बताना पड़ेगा। एनी अदर डिटेल विच वर नॉट इंक्लूडेड इन रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बराबर ना, ऐसा कोई डिटेल विच इज नेसेसरी बट आपने उसको आरएचपी में इंक्लूड नहीं किया, तो आपको वो डिटेल भी सबमिट करना पड़ेगा। यस और नो। रूल ऑफ प्रोस्पेक्टस सेम विल बी एप्लीकेबल टू आरएचपी, जो आप 26 पढ़ा था मैटर्स लीगल रूल्स बराबर ना, सेम विल बी एप्लीकेबल टू आरएचपी। यानी आप ऐसा नहीं कि अंधाधुंध बना के दे दो कोई भी, ऐसा आपको जो रूल लीगल रूल्स है बराबर ना, साइन होने चाहिए, यस और नो, और आपको फाइनेंशियल पोजीशन बतानी पड़ेगी, तो वो सब चीजें इसके लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगी। यस और नो। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में अभी तक 3 बार उसका थ्योरी पार्ट पूछा गया है कि व्हाट इज मीन बाय द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, या फिर डिफाइन द प्रोस्पेक्टस, जिसके अंदर कोई भी क्वांटम डिटरमाइन नहीं होता या फिर प्राइस डिटरमाइन नहीं होती, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। क्या बोलते हैं, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। यस और नो। तो होप सो आपको ये समझा रहेगा, इसके साथ में ये वाला है तो एक बार ये भी आप देख लेना विद वीडियो। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं, चलिए, गोल्डन रूल फॉर फ्रेमिंग प्रोस्पेक्टस। सर जब भी आप प्रोस्पेक्टस बनाते हो ना, एक सिंपल सा बात बोलूं तो प्रोस्पेक्टस कंपनी की इज्जत को बताता है, कंपनी की गुडविल को बताता है। यस और नो। जैसा मैंने स्टार्ट में एग्जांपल दिया था कि हमारे कॉलेज एडमिशन के टाइम पे कॉलेज वो बुक देता था, तो वो बुक जैसे मैं पढ़ूंगा ना, तो मैं पूरे कॉलेज को मतलब बोलते ना एक थॉट ले रहा हूँ कॉलेज की कि वो कॉलेज कैसा रहेगा बराबर ना, यस और नो। तो जब भी कंपनी कोई भी प्रोस्पेक्टस इश्यू कर रही है तो एक बोलता है ना कि ये रिफ्लेक्ट करता है कि कंपनी कैसी रहेगी। तो आप ऐसा नहीं कि आपके जो भी इच्छा है आप मतलब मिसलीडिंग मिस रिप्रेजेंटेशन आप दे रहे हो, आप गलत गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो नहीं चलेगा। तो आपको एक नॉर्मल रूल्स जो प्रोस्पेक्टस बनाने के लिए आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। यस और नो। तो हम वो रूल पढ़ लेते हैं और ये रूल एग्जाम में भी आए हुए हैं। यस और नो। सुनना, गोल्डन रूल्स फॉर फ्रेमिंग प्रोस्पेक्टस। फर्स्ट, प्रोस्पेक्टस हमेशा पूरे कंपनी का पिक्चर बताना चाहिए बराबर ना, यानी जैसे मैं वो 300-400 पेज जो भी मैं पढ़ रहा हूँ वो पढ़ते ही मेरे माइंड में लास्ट में कंक्लूजन आना चाहिए कि वेदर शुड आई इन्वेस्ट और नॉट बराबर ना, मैं इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं, यस और नो। यानी मेरे पास कंपनी की पूरी पिक्चर आ जानी चाहिए। सेकंड, डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स, यानी ऐसे फैक्ट जो मटेरियल है बराबर ना, कोई भी फैक्ट जो मटेरियल लग रहा है तो वो आपको बताना पड़ेगा। यस और नो। इन प्रोस्पेक्टस शैल नॉट इंक्लूड एनी अनट्रू और मिसलीडिंग फैक्ट बराबर ना, यानी ऐसा आप फैक्ट मत डालो, बिकॉज आप क्या कर रहे हो प्रोस्पेक्टस के थ्रू पब्लिक को क्या कर रहे हो, इनवाइट, क्या कर रहे हो, पब्लिक को इनवाइट। तो सीधी सी बात है कि आप पब्लिक को जितना गलत लिखोगे कि हमारी कंपनी ये कर रही है, इतने प्रॉफिट्स है, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये किया, ये करने वाले बराबर ना, यस और नो। तो जैसा जैसा आप ये इंफॉर्मेशन दोगे तो किधर न किधर पब्लिक बहकावे में आगे क्या कर देगी, इन्वेस्ट, क्या कर देगी, इन्वेस्ट, और एग्जैक्ट बाद में मालूम पड़ता है कि ऐसी कंपनी कोई थी ही नहीं बराबर ना, यस और नो। तो उन्होंने क्या बोला है कि जब भी आप प्रोस्पेक्टस फ्रेम कर रहे हो तो आपके माइंड में रहना चाहिए कि आपको कोई भी अनट्रू या मिसलीडिंग स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं करना है। फिर लिखा हुआ है शोज ऑल मटेरियल डिसीजन बराबर ना, जो भी आपने मटेरियल डिसीजन लिए हुए हैं, अभी पैसा आएगा अपने पास और आपने वो पैसे को यूटिलाइज कहाँ पे करना है, क्या क्या डिसीजन है, और वेदर इनसे रिलेटेड या इनको छोड़ के भी कोई मटेरियल डिसीजन है बराबर ना, कि ऐसा नहीं होगी जैसे मैं जैसे आईपीओ किया, आईपीओ पैसा ले लिया और आप डिसीजन ले लिया है कि 3 महीने के अंदर कंपनी दूसरे को बेच देंगे, तो अगर आपने वो डिसीजन भी लिया हुआ है तो आपको प्रोस्पेक्टस में उसको बताना पड़ेगा और ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यस और नो। फिर लिखा हुआ है
नो सेपरेशन ऑफ फैक्ट, नो सेपरेशन ऑफ फैक्ट इफ इंक्लूजन ऑफ सच फैक्ट माइट हैव अफेक्टेड इन्वेस्टर डिसीजन, बराबर ना। आप ऐसा नहीं कि फैक्ट को मतलब बहुत कम बता दो, यस और नो, बहुत कम। यानी जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि मेरे को एक कंपनी में क्या करना है, इन्वेस्ट, बराबर ना। उस कंपनी का आईपीओ निकला है, मैं कंपनी का नाम ले लेता हूं। जैसे मैं कंपनी का नाम लेता हूं, ये इंडियन कंपनी है, सपोज सपोज इंडियन कंपनी है टिकटॉक लिमिटेड, बराबर ना। तो ये कंपनी है, ये कंपनी ने आईपीओ इंट्रोड्यूस किया, बराबर ना, यस और नो, कि हमको पैसा चाहिए, ठीक है। अभी कंपनी क्या बोले, आईपीओ बोल रहा है, एफपीओ बोल रहा है, जो भी कंपनी सब्सक्राइब कर पब्लिक ऑफर इशू किया है। अभी मैंने कंपनी का प्रोस्पेक्टस पढ़ा, तो प्रोस्पेक्टस पढ़ते ही मेरे माइंड में क्या आना चाहिए कि इट शुड रिफ्लेक्ट होल पिक्चर्स ऑफ द कंपनी, बराबर ना। मेरे को जैसे पढ़ूं मालूम पड़े कंपनी क्या है। तो कंपनी ने लिखा था कि हमने पूरे टाइम, हमने हमेशा ज्यादा डिविडेंड दिया है, यानी एक शेयर्स के ऊपर हम लोग कितना दे रहे हैं, 50 रुपया डिविडेंड। कितना दे रहे हैं, 50 रुपीज डिविडेंड दे रहे हैं, बराबर। अभी यार मैंने जैसे ये सुना, जैसे पढ़ते पढ़ते मैंने सुन लिया कि यार एक शेयर्स के ऊपर कितना मिल रहा है, 50 रुपया डिविडेंड। तो मैंने 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, कि सॉरी 50,000 के लिए मैंने अप्लाई कर दिया, बराबर। कि यार 50 मिल रहा है ना, आपके पास 60 मिलेगा। और मेरे माइंड में तो ये आता है कि यार 50,000 मल्टीप्लाई बाय 60, इट विल मेक 30 लाख रुपीज, बराबर ना। तो मैं तो एकदम पागल हो गया, क्या 30 लाख रुपीज मिलने वाला है, मैं तो बस इन्वेस्ट कर ही रहा हूँ। यस, बट उन्होंने क्या किया मालूम है, कंपनी ये जो 50 रुपीज डिविडेंड दे रही है ना, ये उसके प्रॉफिट से नहीं दे रही है, ये उसके प्रॉफिट से डिविडेंड नहीं दे रही है। ये डिविडेंड कहां से दे रही है, रिजर्व से। कहां से दे रही है, रिजर्व से, या फिर पास्ट ईयर के रिजर्व से, बराबर ना, यस और नो। अभी सीधी सी बात है यार, अपने डिविडेंड चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि कंपनी को करंट ईयर के प्रॉफिट से देना पड़ता है, बराबर ना, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती है, बराबर ना, गारंटी, वहां से कंपनी दे सकती है, प्रॉफिट से दे सकती, करंट ईयर के प्रॉफिट से। बट रिजर्व कब भी आप यूज कर सकते हो, जब आपके पास करंट ईयर के प्रॉफिट नहीं है। फिर मेरे को मालूम पड़ा कि यार ये कंपनी तो 50 रुपया दिया है, बट वो खुद लॉस में लेके भी दे रही है, बराबर ना। तो अभी तो मैं, सीधी सी बात है, डिविडेंड कंपल्सरी आपको एक बार डिक्लेयर तो करना पड़ेगा ना। क्या पता कल कंपनी को इतना लॉस हो जाए वो डिविडेंड देने की हालत में नहीं रहे, मेरा तो पैसा गया ना फिर, यस और नो। यानी उन्होंने बोला बराबर कि वी आर पेइंग डिविडेंड, और लास्ट टाइम हमने पे किया था 50 रुपया, बराबर ना। बट आपने ये थोड़ी बोला है कि वी आर पेइंग डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व्स, बराबर ना, सिंस वी डू नॉट हैव एडिक्वेट प्रॉफिट्स, बराबर ना। आपने बोला ही नहीं, आपने तो क्या बोला है कि वी आर पेइंग डिविडेंड रेगुलरली, बराबर ना, हम डिविडेंड रेगुलरली 50 रुपया दे रहे हैं। तो वो चक्कर में तो मैंने इन्वेस्ट कर दिया ना। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, सपरेशन ऑफ फैक्ट। क्या बोल देते हैं इसको अपन, सपरेशन ऑफ फैक्ट, बराबर। और जो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है ना, ये एग्जाम का एग्जांपल है, 2 से 3 बार पूछा गया है, यस और नो। ये जो दोनों बार पूछा ना, May 4 और May 2013 में, ये दोनों बार यही एग्जाम्पल पूछा था कि कंपनी ने क्या किया है। सर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, और उसने प्रोस्पेक्टस में लिख दिया है कि वी आर पेइंग डिविडेंड रेगुलरली, बराबर ना, यस और नो। बट सर बाद में मालूम पड़ता है कि कंपनी जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है वो आउट ऑफ रिजर्व किया, क्या किया, आउट ऑफ रिजर्व। इज दिस एग्जाम्पल ऑफ सेपरेशन ऑफ फैक्ट, बराबर ना। वो अपने को पूछा तो अपने को सीधी से मालूम है कि ये प्रोस्पेक्टस बनाते टाइम पे आपको ध्यान रखना है। और जी हाँ, ये एग्जाम्पल आपका सेपरेशन ऑफ फैक्ट है, क्या सेपरेशन ऑफ फैक्ट है, यस और नो। तो आप ये समझ गया रहेगा, यस और नो। उसके बाद में आते हैं सेक्शन 34, क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट्स, बराबर ना। सर जो आप मिस स्टेटमेंट करते हो, बराबर ना, जो आप प्रॉपर नहीं कर रहे हो, बराबर ना, मिस स्टेटमेंट, जो लिखना था आपने नहीं लिखा है, तो क्या क्रिमिनल लायबिलिटी है। प्रोस्पेक्टस इंक्लूड एनी स्टेटमेंट विच इज मिसलीडिंग और ओमिशन ऑफ एनी मैटर्स इज मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, बराबर ना, ये सुनो। आप कोई भी स्टेटमेंट भूल गए, या कोई भी स्टेटमेंट जो लिखना था आपने उसको गलती कर दी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिस स्टेटमेंट। क्या बोल देंगे, मिस स्टेटमेंट। एंड एवरी ऑथराइज्ड पर्सन इज लायबल अंडर सेक्शन 447। तो सो हमको आगे मिलेगा 447, बराबर, यस और नो।
ये रहा सेक्शन 447, ये अपन पढ़ लेंगे बाद में, बहुत सिंपल सा सेक्शन है। तो यहाँ पे याद रखना है कि इफ कोई भी पर्सन क्या कर रहा है मिस स्टेटमेंट, तो उसको सेक्शन 447 में क्या करना पड़ेगा, लाइबल रहेगा, उसको पनिशमेंट मिलेगी। क्या मिलेगी उसको, पनिशमेंट मिलेगी, यस और नो। तो हमने अभी क्या पढ़ा, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। क्या पढ़ा, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस जहाँ पे दो चीज का लैक होता है, पहला यहाँ तो क्वांटम, सेकंड कौन सा, या फिर आपका प्राइस, बराबर ना। प्राइस का क्या मिलता है, रेंज। क्या मिलता है, रेंज। ये आपको रेंज यहाँ पे नहीं है, ये रेंज मैंने पढ़ा है यहाँ पे कौन सा, फ्लोर वाला, बराबर ना। तो आपको याद रखना है कि इन केस फ्लोर रेट मतलब जो लोअर रेट होता है और उससे 120% से ज्यादा कट ऑफ रेट नहीं होगा, तो एक रेंज होता है। और उसके बाद में जैसे वो प्रोस्पेक्टस मेरे को 3 दिन पहले क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा, ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन, बराबर ना। जिस डेट को मैं पब्लिक से पैसा मांग रहा हूँ ना, वो डेट से पहले, वो डेट से 3 दिन पहले मेरे को वो RHP, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर मैं रियल प्रोस्पेक्टस क्या करूंगा, सबमिट। क्या कर दूंगा, सबमिट। और कोई भी वेरिएशन रहेगा तो मैं वेरिएशन को हाईलाइट करूंगा, वेरिएशन को हाईलाइट करूंगा। एंड फिर अपन ने पढ़ा गोल्डन रूल्स फॉर फ्रेमिंग प्रोस्पेक्टस, बराबर। होप सो आपको ये समझा रहेगा। और लास्ट में अपन ने एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट क्लियर किया, वो कौन सा था आपका, सपरेशन ऑफ फैक्ट। कौन सा था, सपरेशन ऑफ फैक्ट, बराबर ना। कि सर सपरेशन ऑफ फैक्ट क्या होता है कि हाँ आप डिविडेंड पे कर रहे हो बट आप आउट ऑफ रिजर्व पे कर रहे हो, ये भी तो बताना चाहिए, बराबर ना। तो जिससे क्या तो मालूम है कि मेरा क्या हो गया, ध्यान परमित हो गया, बराबर ना। मैं तो पागल हो गया कि कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, अच्छा खासा पैसा आ जाएगा और अपन पैसे वाले बन जाएंगे। फिर बाद में मालूम पड़ता है कंपनी खुद लॉस में चल रही है और वो आउट ऑफ रिजर्व क्या कर रही है, डिविडेंड पे कर रही है, सो नो। चलिए फिर 34 पढ़ा अपन ने, क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट्स, यस और नो। चलिए फिर आफ्टर सेक्शन 34 वी विल स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन 35। सेक्शन 35 जो बात कर रहा है वो क्या बोल रहा है, रेमेडीज अगेंस्ट प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स एंड एक्सपर्ट। 34 में हमने क्या पढ़ा था, मिस स्टेटमेंट या कोई भी आप मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगा अंडर सेक्शन 447। कहाँ पे मिल जाएगा, 447 में। तो 447 हम लोग लेटर ऑन पढ़ेंगे, बहुत सिंपल सा सेक्शन है, वहां पे आपको पनिशमेंट दिया हुआ है, यस। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि सर हाँ, अभी कभी कभार क्या होता है कि प्रोस्पेक्टस में कुछ गलतियां होती है, जो मिस स्टेटमेंट होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन होता है, तो वो गलतियां प्रमोटर्स की होती है, डायरेक्टर्स की होती है, उसके एक्सपर्ट्स की होती है। तो जो उनके चक्कर में कोई बंदा उसने इन्वेस्ट कर लिया, बराबर ना, यस, या फिर उसके चक्कर में किसी को कोई लॉस हो गया, क्या हो गया, कोई भी लॉस हो गया है, तो इन दैट केस सर क्या उसके पास रेमेडीज रहेगी, बराबर ना। यानी क्या उसको कुछ एडवांटेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, बराबर ना, यस। तो वो ही हम लोग सेक्शन 35 में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सुनना यहाँ पे सर, फर्स्ट सेक्शन 35 की एप्लीकेबिलिटी अपने को एकदम ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 35, प्रोस्पेक्टस इंक्लूड्स एनी मिसलीडिंग स्टेटमेंट, बराबर ना। यानी जो प्रोस्पेक्टस आपको इशू हुआ है ना, उसके अंदर कोई भी क्या होना चाहिए, मिसलीडिंग स्टेटमेंट, बराबर ना, यस। ओमिशन ऑफ एनी मैटर इज मिसलीडिंग, बराबर ना। आपने वहां से कोई भी मैटर गायब कर दिया, आप उसने लिखा ही नहीं आपने, तो इन दैट केस वो भी क्या हो जाएगा आपका, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। पर्सन सब्सक्राइब फॉर सिक्योरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ अबव, बराबर ना। और आपने जो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दिया था उसके बेस पे ही उसने क्या किया है, सब्सक्रिप्शन। क्या किया है, सब्सक्रिप्शन। यानी उसने आपकी कंपनी के शेयर्स परचेज किए, बराबर ना। और अभी यहाँ पे ध्यान से पढ़ना, उन्होंने क्या बोला है, सच पर्सन सस्टेन एनी लॉस, बराबर ना। क्या बोला है कि सर जो बंदा है उसको क्या होना चाहिए, लॉस। क्या होना चाहिए, लॉस। सच पर्सन सस्टेन एनी लॉस, बराबर ना। तो अगर लॉस होगा ना तो ही उसको सेक्शन 35 का बेनिफिट मिलेगा, बराबर, या सुन लो। अभी सीधी सी बात है, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दिया, मैंने इन्वेस्ट किया और मैं प्रॉफिट में चल रहा हूं, तो क्या मेरे को कोई लॉस हुआ, नहीं हुआ ना, तो मेरे को सेक्शन 35 का बेनिफिट नहीं ले सकता, या सुन लो, कि मेरे पैसे वापस दे दो। वहां पे कंडीशन क्या रखा है कि जो पर्सन जिसने इन्वेस्ट किया था थ्रू मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, बराबर ना, यस, on the basis of misleading information, then such person is liable to get remedies under section 35, बराबर ना, यस और नो। सुनना भी सर, जो मिस स्टेटमेंट हुआ, जो मिस स्टेटमेंट कंपनी ने किया, तो उसके लिए कौन लाइबल रहेगा, फर्स्ट क्या लिखा है, कंपनी खुद रहेगी, बराबर ना, यानी कंपनी भी लाइबल रहेगी। सेकंड, डायरेक्टर। क्या बोला उन्होंने, डायरेक्टर। सर प्रोस्पेक्टस इशू करने के टाइम पे जो जो डायरेक्टर थे, बराबर, उन सबको क्या बोला जाएगा, रिस्पॉन्सिबल पर्सन अगेंस्ट जो आपने लॉस किया है, बराबर, यस और नो। फिर पर्सन हु हैज अग्रीड टू बिकम डायरेक्टर, बराबर ना।
ऐसा कोई बंदा जिसने प्रपोज, इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रपोज डायरेक्टर, क्या बोलते हैं, प्रपोज्ड डायरेक्टर, प्रपोज्ड डायरेक्टर बराबर। तो ऐसा कोई पर्सन जो अग्रीड हुआ था कि हाँ मैं डायरेक्टर बनूंगा बराबर ना, यस और नो, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, लायबल पर्सन फॉर मिस स्टेटमेंट। प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, जो कंपनी को प्रमोट किया हुआ, जो कंपनी फॉर्मेशन किया हुआ है बराबर ना। ऑथोराइज पर्सन फॉर इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस बराबर ना, ऐसा कोई बंदा जिसको मैंने ऑथोराइज किया था कि तू प्रोस्पेक्टस इशू करेगा बराबर ना, यस और नो। और लास्ट में क्या लिखे, एक्सपर्ट, मालूम है अपन ने ऊपर अभी पढ़ा था सेक्शन 26 में कि वहां पे एक्सपर्ट की बात की थी। तो अगर वो भी एक्सपर्ट है, क्योंकि एक्सपर्ट ओपिनियन देगा, तो मैं परचेज किया तो उसके रीजन से मेरे को लॉस हो गया, तो एक्सपर्ट भी लायबल रहेगा फॉर द मिस स्टेटमेंट, फॉर द मिस स्टेटमेंट। तो फर्स्ट कौन सा, कंपनी खुद रहेगी। सेकंड कौन सा, डायरेक्टर रहेगा। थर्ड कौन सा, अग्रीड डायरेक्टर रहेगा। फोर्थ कौन सा आपका एक्सपर्ट रहेगा। फिर कौन सा, प्रमोटर ऑफ द कंपनी। लास्ट वन कौन सा, ऑथोराइज्ड पर्सन बराबर ना, टू इश्यू प्रोस्पेक्टस, यस और नो। punishment for every person shall liable for payment of compensation to every person who incurred loss or damage बराबर ना। यानी जिसको लॉस हुआ है ना, जिसको क्या हुआ है, लॉस बराबर ना, यस और नो। तो अगर उसका जितना भी लॉस रहेगा वो क्या करना पड़ेगा, कंपेंसेट, क्या करना पड़ेगा, कंपेंसेट, यस और नो। तो यहाँ पे पनिशमेंट वही है कि अगर किसी पर्सन को 1 लाख का क्या हुआ है, लॉस हो गया, क्योंकि आपने क्या किया था, मिस स्टेटमेंट, क्या किया था आपने, मिस स्टेटमेंट, और वो रीजन से उसने क्या किया था, इन्वेस्ट कर दिया था, तो उसको 1 लाख के लॉस को आपको क्या करना पड़ेगा, कंपेंसेट, क्या करना पड़ेगा आपको, कंपेंसेट करना पड़ेगा, यस और नो बराबर। तो सिंपल सा सेक्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं, सर क्या कोई डिफेंसेस है या नहीं है बराबर ना, यस और नो। यानी जो हमने, जिनको हमने रिस्पॉन्सिबल ठहराया, लायबल ठहराया है, क्या उनके पास कोई डिफेंस है या नहीं है बराबर, यस और नो। सुनना भी, नो पर्सन शैल बी लायबल अंडर सेक्शन 35। अभी यहाँ पे अपने पास पर्सन कौन कौन था, मैं वापस यहाँ पे लिख देता हूं ताकि अपने को याद भी हो जाएगा। डायरेक्टर, सेकंड कौन सा, आप साथ में सोचते रहिए, फिर कौन था, अग्रीड डायरेक्टर, फिर था कंपनी, फिर कंपनी, आप भी बोलते रहिएगा बराबर। डायरेक्टर, अग्रीड डायरेक्टर, कंपनी, कोई भी ऑथोराइज्ड पर्सन, कोई भी ऑथोराइज्ड पर्सन, फिर कौन सा, कोई भी एक्सपर्ट, कोई भी क्या होगा, एक्सपर्ट, एंड उसके बाद में कौन था, प्रमोटर्स, कौन थे, प्रमोटर्स बराबर ना, यस। तो इनके लिए क्या बोला है कि नो पर्सन शैल बी लायबल इफ ही प्रूव्स दैट ही विथड्रॉन हिज कंसेंट टू बिकम डायरेक्टर बिफोर इश्यू ऑफ सब्सक्रिप्शन बराबर ना, यस और नो। तो अगर कोई ऐसा बंदा है, अगर कोई ऐसा बंदा है, तो यहाँ पे अपन डिफेंसेस में उनकी बात करेंगे, इन सब की बात करने वाले बराबर ना। तो ऐसा बंदा जो डायरेक्टर बनना चाहता था, बट प्रोस्पेक्टस इश्यू करने के टाइम पे या उससे पहले उसने क्या कर दिया है, अपना कंसेंट विड्रॉ कर लिया, वो बोला कि मैं तुम्हारी कंपनी का डायरेक्टर बनना नहीं चाहता। तो इसका मतलब क्या होगा, जब प्रोस्पेक्टस इशू हुआ तब ये बंदा था ही नहीं, तो उसको हम कभी भी लायबल ठहरा नहीं सकते, यस और नो। तो वो कभी भी मिस स्टेटमेंट के लिए लायबल नहीं होगा। नो पर्सन शैल बी लायबल अंडर सेक्शन 35 इफ ही प्रूव्स दैट प्रोस्पेक्टस वाज इश्यूड विदाउट हिज कंसेंट। अभी वो क्या बोल रहा है कि सर एक बंदा, जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे 3 लोग हैं, 1 2 और 3, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। ये भी डायरेक्टर है, ये भी डायरेक्टर है, ये भी डायरेक्टर है बराबर। अभी प्रोस्पेक्टस हमने इशू कर लिया, क्या इशू कर दिया हमने, प्रोस्पेक्टस। तो अभी क्या हो रहा है कि सर बी और सी बराबर ना, बी और सी ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट डाल दिए जो रॉन्ग थे, जो क्या थे, रॉन्ग थे बराबर, जो क्या थे, रॉन्ग थे। अभी ए का हमने वो कंसेंट लिया ही नहीं है, ए का इन्होंने कोई कंसेंट लिया हुआ नहीं है, तो बी और सी ने वो स्टेटमेंट में डाल दिया कि हाँ कंपनी का इतना पैसा है, इतना ये सब जो भी मिस रिप्रेजेंटेशन है बराबर ना, सपरेशन ऑफ फैक्ट भी आप बोलो तो भी चलेगा, उन्होंने ये सब डिटेल वहां पे डाल दिया। क्या इन्होंने ए का कंसेंट लिया या नहीं लिया, एंड आंसर इज अगेन क्या आ जाएगा, नो बराबर ना, सर उन्होंने ए का कंसेंट नहीं लिया बराबर। अभी आगे क्या आ रहा है कि सर चलो कंसेंट नहीं लिया बराबर, तो किधर न किधर ए को मालूम तो पड़ेगा, क्योंकि ये तो क्वेश्चन ही किसका, मिस स्टेटमेंट का है बराबर ना। तो कभी न कभी मालूम पड़ेगा, और अपने को मालूम है कि जब भी मालूम पड़ेगा तो सेक्शन 35 में तो तीनों लोग क्या बन जाते हैं, रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं, यस और नो। अभी पहला क्वेश्चन, क्या ए के पास से कंसेंट लिया था या नहीं लिया था, नहीं लिया था ना। तो उन्होंने क्या बोला है कि उसको हम लोग लायबल नहीं मानेंगे
अगर उसके पास से कंसेंट नहीं लिया है और जिस दिन इसको मिस रिप्रेजेंटेशन का मालूम पड़ जाता है, बराबर ना, यस और नो, जिस दिन इसको मिस रिप्रेजेंटेशन का मालूम पड़ जाता है कि सर बी और डी ने मिलके कुछ मिस स्टेटमेंट किया है, बराबर ना, कुछ मिस स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस में किया है, यस और नो, तो इसको क्या देना पड़ेगा, एक पब्लिक नोटिस, क्या देना पड़ेगा, पब्लिक नोटिस, बराबर ना, यस और नो, क्या देना पड़ेगा इसको, पब्लिक नोटिस, कि मैं वो टाइम पे आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट सच मिस स्टेटमेंट, बराबर ना, यस और नो। तो ये तभी गिल्टी नहीं माना जाएगा जब वो दो कंडीशन सेटिस्फाइड करता है। फर्स्ट वन कौन सा, कि सर उसके पास से कंसेंट लिया हुआ नहीं था। सेकेंड वन कौन सा, कि जिस दिन उसको मालूम पड़ा अबाउट मिस रिप्रेजेंटेशन, तो उसने क्या किया है, पब्लिक को नोटिस दे दिया है, पब्लिक को, कॉमन पब्लिक को नोटिस दे दिया है कि मेरे को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, यस और नो। If both the condition has been satisfied, then such person will not be liable guilty under section 35, yes or no. Thereafter, a person who makes any statement on basis of report of an expert, बराबर ना, अभी एक्सपर्ट मतलब समझते हो कि यार उसको सब कुछ आता रहेगा, तो उसके बेस पे किसी ने क्या बना दिया, रिपोर्ट स्टेटमेंट दे दिया था, बराबर, और वो स्टेटमेंट लीड कहाँ पे कर गया, मिस स्टेटमेंट, क्या बन गया वो, मिस स्टेटमेंट। तो जिस पर्सन ने एक्सपर्ट के बेस पे अपना स्टेटमेंट दिया था, तो उसको कभी गिल्टी माना नहीं जाएगा अगर वो प्रूव कर देता है स्टेटमेंट वाज करेक्ट एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेटमेंट मेड बाय एक्सपर्ट, बराबर ना, कि सर जो स्टेटमेंट था वो करेक्ट था, और वो जो रिप्रेजेंट किसको कर रहा था, एक्सपर्ट ने वो स्टेटमेंट दिया हुआ था, बराबर ना। एक्सपर्ट वाज कॉम्पिटेंट टू मेक स्टेटमेंट, और सर जो एक्सपर्ट हमने अपॉइंट किया था ना, वो एकदम परफेक्ट था, बंदा नॉलेजेबल था, और वो बंदा ये स्टेटमेंट देने के लिए कॉम्पिटेंट था, यानी बोलते हैं ना अपन कि वो एकदम फेवर में था कि वो बंदा ये स्टेटमेंट दे सकता है, क्योंकि उसके पास एडिक्वेट नॉलेज था उसके पास, यस। एक्सपर्ट हैड गिवन हिज कंसेंट एंड नॉट विथड्रॉन हिज कंसेंट बिफोर फाइलिंग ऑफ कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस विद रजिस्ट्रार, बराबर ना। और सर एक्सपर्ट ने क्या दिया, कंसेंट दे दिया था, उसने कोई भी कंसेंट प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रार को देने से पहले अब उसने विड्रॉ नहीं किया था, ये ऑलरेडी अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो अगर ये सब कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा तो ये पर्सन कभी भी 35 में लायबल नहीं होगा, या सुनो। चलिए, liability in case of fraud, every person referred in section 35 shall be personally responsible without any limitation or liability, बराबर ना, yes or no। तो सर जो भी बंदा सेक्शन 35 में लाइबल रहेगा, अपने पास नाम भी थे, डायरेक्टर था, कंपनी था, अग्रीड डायरेक्टर था, प्रमोटर्स था, प्रमोटर्स, उसके बाद में एक्सपर्ट, और फिर आप बोलते ऑथोराइज पर्सन, बराबर ना। तो ये जो भी लाइबल रहेंगे इनका लाइबिलिटी क्या रहेगा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, क्या रहेगा, जितना लॉस हुआ आपको उतना पे करना पड़ेगा, यस और नो। अभी सुनना यहाँ पे, तो सर यहाँ पे मेन 35 अट्रैक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि सर आपने क्या किया था, कोई मिसलीडिंग स्टेटमेंट आपने क्या दे दिया था, कोई भी मिसलीडिंग स्टेटमेंट, बराबर, यस, मिसलीडिंग स्टेटमेंट दे दिया था आपने, एक मिनट, मिसलीडिंग स्टेटमेंट, मिसलीडिंग स्टेटमेंट, बराबर, ओमिशन हो गया था, और वो रीजन से पर्सन ने क्या कर दिया था, शेयर सब्सक्राइब, क्या कर दिए थे, शेयर सब्सक्राइब। तो जो भी लॉस रहेगा वो इन लोगों को क्या करना पड़ेगा, कंपेंसेट करना पड़ेगा, या सुनो। अभी सुनना यहाँ पे दो केस में बताता हूँ। फर्स्ट वन इज, सुनना, देयर आर टू केसेस। फर्स्ट केस नंबर 1, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन 35, हम किसकी बात कर रहे हैं, सेक्शन 35 की, बराबर। यहाँ पे कितने लोग हैं, 3 लोग, कितने लोग हैं, 3 लोग, बराबर, यस। एक है जय, एक है वीरू, और एक कौन है, बसंती। कौन है, बसंती, बराबर, 3 लोग हैं। तीनों लोग क्या है, डायरेक्टर है, ये भी डायरेक्टर है, ये भी डायरेक्टर है, और ये भी क्या है, डायरेक्टर है, बराबर। तीनों लोग क्या है, डायरेक्टर है, बराबर। अभी सुनना है यहाँ पे, सर हुआ ये कि इन्होंने प्रोस्पेक्टस कंपनी का इशू किया है, इन्होंने क्या इशू कर लिया है, प्रोस्पेक्टस कंपनी का इशू किया है, बराबर, यस और नो।
तो इन्होंने तीनों ने मिलके, आई एम टॉकिंग अबाउट ये तीनों लोग, बराबर ना, तीनों ने मिलके यहाँ पे क्या कर दिया, एक मिस स्टेटमेंट फाइल कर दिया। क्या स्टेटमेंट फाइल कर दिया? मिस स्टेटमेंट फाइल कर दिया। यस और नो? मिस स्टेटमेंट, बराबर। अभी भी सेक्शन 35 अट्रैक्ट नहीं हो रहा, बराबर ना, ये सुनना अभी, क्योंकि कोई भी मिस स्टेटमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस लीड टू सेक्शन 34, बराबर ना। 35 में जिन्होंने ऑथोराइज पर्सन है उनको यहाँ पे 35 में लायबल होते हैं। सुनना अभी, सर यहाँ पे एक बंदा था, सीधा साधा एकदम मासूम सा बंदा है, बराबर, जिसको कुछ मालूम ही नहीं पड़ता, जो बेचारा क्या करता है, प्रोस्पेक्टस पढ़ लेता है और उसको लगता है कि यार प्रोस्पेक्टस तो मतलब एकदम सही है, 300 400 पेज बेचारा पूरा टाइम लेके पढ़ लेता है, और फिर उसको लगता है कि मैं इन्वेस्ट करता हूँ, तो उसने इन्वेस्ट कर दिया। नाम था उसका मिस्टर दर्शन। क्या नाम था उसका? मिस्टर दर्शन। इसने क्या किया, सर तीनों ने मिस स्टेटमेंट डाला प्रोस्पेक्टस में, मैंने क्या कर लिया, शेयर्स परचेस कर लिए, बराबर या सोन, और मैं खुश हो गया कि यार मेरे पास अभी भी ये कंपनी के कितने शेयर्स पड़े हैं, 10,000 शेयर्स पड़े हैं, जो मैंने सब्सक्राइब किया है थ्रू प्रोस्पेक्टस। सब्सक्राइब किया है मैंने थ्रू प्रोस्पेक्टस। यहाँ पे मैं एक वर्ड भी लिख देता हूँ, थ्रू प्रोस्पेक्टस, थ्रू प्रोस्पेक्टस। ये सुन लो, तो मैंने ये सर शेयर्स भी सब्सक्राइब कर लिए, बराबर, मैं खुश हूं। फिर बाद में मालूम पड़ता है कि सर उसके अंदर क्या था, मिस स्टेटमेंट। क्या था उसके अंदर? मिस स्टेटमेंट। यस और नो? क्या था उसके अंदर? मिस स्टेटमेंट। यस और नो? एंड फॉर दिस सच मिस स्टेटमेंट मेरे को लॉस हो गया। मेरे को लॉस कितना हो गया? ₹2 लाख। कितने का लॉस हो गया मेरे को? ₹2 लाख, बराबर। तो ये लॉस मेरे को हो गया। अभी मेरा क्वेश्चन है, क्या ये लॉस के लिए ये तीनों लोग, तीनों कातिल, बराबर ना, यस, क्या ये रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है? तो हम लोग सेक्शन 35 पढ़ते हैं, बराबर ना। सुनना, 35 में वापस लेके आता आपको, 35 में वहां पे साथ में इसको पढ़ते हैं, समझ जाएगा। सुनना, सेक्शन 35 प्रोस्पेक्टस इंक्लूड, जहां पे मैं हाईलाइट कर रहा हूं आपको वहां पे देखना है, प्रोस्पेक्टस इंक्लूड, प्रोस्पेक्टस इंक्लूड, दिख रहा है ना आपको? मिसलीडिंग स्टेटमेंट। सर क्या ये स्टेटमेंट मिसलीडिंग था? आंसर है यस, बराबर ना। ओमिशन ऑफ एनी मैटर तो अपने पास मिसलीडिंग तो है ही है। पर्सन सब्सक्राइब फॉर सिक्योरिटीज ऑन बेसिस ऑफ अबव, बराबर ना। तो सर यहाँ पे सीधा साधा बंदा जिसने क्या कर लिया, सब्सक्राइब कर लिया शेयर्स को, और वो सब्सक्रिप्शन के थ्रू उसको क्या हो गया, लॉस। क्या हो गया? लॉस। देन सच पर्सन विल बी लायबल, बराबर ना। कंपनी जो भी डायरेक्टर है ये सब क्या हो जाएंगे? लायबल। क्या हो जाएंगे? लायबल। तो यहाँ पे तीनों डायरेक्टर क्या हो जाएंगे? लायबल टू पे मी ₹2 लाख। कितना पे करने के लायबल है वो? ₹2 लाख। जितना उनको लाइबिलिटी, जितना सामने वाले को क्या हो गया, लॉस। क्या हो गया? लॉस। यस और नो? अभी ये तो केस नंबर 1 एकदम सिंपल सा केस था। नाउ वी विल कम फॉरवर्ड टू केस नंबर 2, बराबर। सुनना भी, केस नंबर 2 और अच्छा है। सुनना, यहाँ पे लिख लेते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में अपने पास एक, दो और तीन लोग हैं, बराबर। एक माल्या, एक नीरव, पूरा नाम ही लिख देते हैं, मोदी, और एक हम लोग नाम लिख देते हैं माल्या, नीरव मोदी, और अपना फेवरेट कैरेक्टर बाबूराव, बराबर ना। तीन लोग हैं। अभी सुनना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और बिलीव मी ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, बराबर ना। मैं बोला बहुत बार आपको एग्जाम पूछा गया है। यस, अभी सुनना, इन्होंने क्या किया है, कंपनी को इश्यू करना था आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी पब्लिक को जब भी आप कोई भी ऑफर करोगे आपको प्रोस्पेक्टस इश्यू करना पड़ेगा, बराबर ना। यस, तो इन्होंने क्या किया, प्रोस्पेक्टस इश्यू कर लिया, बराबर। प्रोस्पेक्टस में इन्होंने क्या किया, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, बराबर ना, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, बराबर। यस और नो? कुछ इंफॉर्मेशन इन्होंने ओमिट कर दी, कुछ इंफॉर्मेशन बड़ा चढ़ा के लिख दी, बराबर ना। यस, और यहाँ पे ऑलवेज एक बंदा, मासूम वाला बंदा इधर रहने ही वाला है, बराबर। यस और नो? यहाँ पे एक बंदा था, मिस्टर
दर्शन, जिसने क्या किया था सर, 1000 शेयर्स परचेज किए थे, मल्टीप्लाई बाय कंपनी ने उनको दिए थे 100 रुपीज। कितने पे दिए थे? 100 पे। यस, तो यहाँ पे कितना आ गया? 1 लाख। यस, और ये बोलता कंपनी क्या है? लिस्टेड है। क्या है? कंपनी लिस्टेड है। बराबर, यहाँ तक समझा? सर लोग थे, प्रोस्पेक्ट इशू हुआ, मैंने शेयर परचेस कर लिए, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन था, मालूम पड़ेगा तब सेक्शन 30 पे आ जाएगा। 1 लाख मैंने रुपया इन्वेस्ट कर दिया। आफ्टर 4 मंथ्स, बराबर ना, कितने महीने बाद में? 4 महीने बाद में, आफ्टर 4 मंथ्स, कंपनी के शेयर्स का प्राइस रुपीज 200। कितना था? 200। बराबर, तो वो टाइम पे मैंने क्या कर दिया, मेरे शेयर्स बेच दिया। अभी आप लिस्टेड शेयर्स की बात करें तो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में भी रहेगा, बराबर ना, तो वहां पे बायर क्या रहेगा मेरे को मालूम नहीं है, बट फॉर दिस क्वेश्चन मैं समझता हूं कि वहां पे बायर रहेगा, उसका नाम क्या था? मिस्टर दिलीप। क्या था? मिस्टर दिलीप। बराबर, ये बायर था वहां पे। तो इसने क्या किया सर, मेरे पास से 1000 मल्टीप्लाई बाय 200 यानी 2 लाख में शेयर परचेस कर लिए रहेंगे, बिकॉज इसको मैं भी मालूम रहेगा कंपनी का प्राइस और आगे जाएगा, ठीक है। अभी हुआ ये, अभी क्या हुआ सुनना यहाँ पे, अभी हुआ ये कि सर कंपनी ने जो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दिया था ना, वो मालूम पड़ गया, वो मालूम पड़ गया, बराबर, कि कंपनी ने क्या दिया? मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। मिस्टर दिलीप कंपनी के ऊपर केस चार्ज करता है कि सर अंडर सेक्शन 35 यू आर लायबल टू कंपेंसेट मी, जो मैंने लॉस इंकर्ड किया वो मेरे को आपको आपको पे करना पड़ेगा। यस और नो? कंपनी बोलती है यार कि मैं पे नहीं करने वाला, बराबर ना, मैं पे करने वाला नहीं हूं, बराबर ना। होप सो आपने पूरा सिनेरियो समझा रहेगा कि यहाँ पे कंपनी है, कंपनी ने पहले शेयर मिस्टर दर्शन को इशू किए, उसने क्या किया? मिस्टर दिलीप को बेचा, और दिलीप को क्या हो गया? लॉस। क्यों हुआ? क्योंकि मालूम पड़ा कि कंपनी ने प्रोस्पेक्टस में मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट की हुई थी, बराबर। तो इन दैट केस उन्होंने क्या बोल दिया, दिलीप ने मेरे कंपनी के ऊपर केस कर दिया, और कंपनी को बोला कि यार यू आर लाइबल, आपके जो भी ऑथोराइज पर्सन है वो लाइबल है अंडर सेक्शन 35, बराबर ना। यस और नो? मेरा एक क्वेश्चन है, क्या मिस्टर दिलीप, और दिलीप को छोड़ दो, क्या ये लोग सेक्शन 35 में लाइबल होंगे या नहीं होंगे टू कंपेंसेट द दिलीप, बराबर? क्यों, मेरा तो रोल ही नहीं है ना, मैंने तो 200 रुपए में बेच दिया, मेरे को तो लॉस हुआ ही नहीं है, मेरे को तो प्रॉफिट हुआ है, और मेरे पास तो शेयर्स भी किधर है, बराबर ना। यस और नो? तो मेरे कोई भी लॉस हुआ नहीं है। यस और नो? इन दैट केस सर ये लोग सेक्शन 35 में लायबल नहीं है, बराबर ना। यस और नो? क्योंकि यहाँ पे बात आती है, ऐसा बंदा यहाँ पे लेते हैं ये वाला, ऐसा बंदा जिसने थ्रू प्रोस्पेक्टस शेयर्स परचेज किए, बराबर ना। यस और नो? यानी सेक्शन 35 ऑलवेज एप्लीकेबल, जिसने प्रोस्पेक्टस के थ्रू शेयर्स परचेज किए। इन शॉर्ट अगर मैं हिंदी में बात करूं तो सेक्शन 35 विल बी एप्लीकेबल व्हेन ओरिजिनल शेयर होल्डर इंकर्ड लॉस, बराबर ना। अगर जो ओरिजिनल शेयर होल्डर है जिसने पहले प्रोस्पेक्टस के थ्रू परचेज किया है, तो उसको अगर कोई लॉस हो जाएगा ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, अदरवाइज कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी, बराबर। तो इन दैट केस मिस्टर बी कभी भी इनको सेक्शन 35 के अंदर लायबल नहीं ठहरा सकता। यस सोनू, याद रहेगा यहाँ पे, बराबर। तो ये आपका एक केस स्टडी था, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेक्शन 36 बात करता है पनिशमेंट फॉर फ्रॉडलेंटली इंड्यूसिंग पर्सन टू इन्वेस्ट मनी, बराबर ना। अगर आपने किसी बंदे को, मतलब बोलते ना, फ्रॉड के थ्रू बोला है कि तू बंदा इन्वेस्ट के बराबर ना, ये कंपनी में तू इन्वेस्ट किया ना, बस तू लखपति होके बाहर निकले, करोड़पति बन जाएगा, तो इन दैट केस क्या बोला है कि आपको सेक्शन 36 एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी आप क्या कर रहे हो, किसी बंदे को उकसा रहे हो, बराबर ना। यस, आप उसको मजबूर कर रहे हो टू इन्वेस्ट इन कंपनी। मजबूर मतलब या तो प्यार से या फिर फोर्सफुली आप कर रहे हो, बराबर। यस और नो? तो यहाँ पे लिखा हुआ, इफ एनी पर्सन knowingly or recklessly makes any statement, promise और forecast, या तो स्टेटमेंट बोल दिया भाई तू बिंदास, मेरा जुबान है, बराबर ना, तो इन्वेस्ट कर, या फिर
प्रॉमिस दिया है, आपने फोरकास्ट कर दिया बराबर ना, आता जाता कुछ है नहीं है, अपन ने बोल दिया भाई कंपनी बहुत आगे बढ़ने वाली है, ऑथोराइज पर्सन की बात कर रहे हैं। देन विच इज फॉल्स, डिसेप्टिव और मिसलीडिंग बराबर ना, यस और नो, यानी जो झूठे और मिसलीडिंग रिप्रेजेंट, डेलिबरेटली कंसील्स एनी मटेरियल फैक्ट, और या तो आपने जानबूझकर, डेलिबरेटली मतलब आपने जानबूझकर कोई भी मटेरियल फैक्ट क्या कर लिया, कंसील छुपा दिया उसके पास, उससे छुपा दिए कि नहीं यार ये बताएंगे तो बंदा इन्वेस्ट नहीं करेगा, हम उसको बोल रहे कि भाई तू इन्वेस्ट कर हमारी कंपनी में, तेरे तेरे तो मतलब बोलते हैं ना कि पैसा ही पैसा तेरे पास बराबर ना, फिर देखने की जरूरत है ही नहीं है। फ्रॉम द अबव फैक्ट एनी पर्सन एंटर इनटू, और ये सब बातों को लेकर अगर कोई भी बंदा इन्वेस्ट कर रहा है, एनी एग्रीमेंट फॉर एक्वायरिंग, डिस्पोजिंग और सब्सक्राइबिंग फॉर अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज, यानी वो शेयर्स क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है या फिर बेच रहा है, एनी एग्रीमेंट टू सिक्योर प्रॉफिट और टू एनी ऑफ पार्टीज बराबर ना, यस और नो, और वो चलते वो क्या कर रहा है, किसी दूसरे पार्टी के प्रॉफिट सिक्योर कर रहा है बराबर ना, यानी दूसरे पार्टी के शेयर्स क्या कर रहा है, बेच रहा है। एनी एग्रीमेंट और विद व्यू टू ऑब्टेन क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बराबर ना, और ये चलते क्या करता है, वो बैंक वालों से मॉर्गेज रख के कोई भी अमाउंट ले रहा है बराबर ना, यस और नो। तो अगर ये तीनों चीज वो कर रहा है, देन पनिशमेंट पर्सन लाइबल अंडर सेक्शन 447 बराबर ना, और जिसने ये मिस रिप्रेजेंट किया है उसको 447 में क्या हो जाएगा, लाइबल, क्या हो जाएगा, लाइबल। नथिंग इज इंपॉर्टेंट, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, पर याद रखना है कोई अगर फ्रॉडली फ्रॉड के थ्रू किसी को क्या कर रहा है, उकसा रहा है, किसी को फोर्सफुली बोल रहा है या फिर वॉलंटरी, लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल फैक्ट वो कंसील कर देता है बराबर ना, बताता नहीं है, बोलता तो इन्वेस्ट कर ले, और वो चक्कर में आके बंदा या तो परचेज कर लेता है या डिस्पोज कर लेता है या फिर किसी प्रॉफिट कमा लेता है, या फिर बैंक और उनके थ्रू क्या करता है, व्यू टू ऑब्टेन क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बराबर ना, इन दैट केस उसको क्या बोल देंगे अपन, पर्सन लायबल अंडर सेक्शन 447 बराबर। तो आपको 447 सेक्शन 36 में मिला, आपको सेक्शन 34 में मिला रहेगा बराबर, यस और नो। तो अभी हम यही पढ़ते हैं कि 447 होता क्या, कौन सा सेक्शन है 447, यस और नो, और मे बी आपके चार्ज के चैप्टर में भी आपने 447 पढ़ा हुआ है, यस और नो। तो सर 447 है क्या, आ जाते हम लोग सेक्शन 447। चलिए, पनिशमेंट फॉर फ्रॉड, अगर आपने कोई भी फ्रॉड किया है तो आपको सेक्शन 447 में क्या हो जाएगा, लाइबल, आपको पनिशमेंट मिलेगा। सुना अभी, अभी तक मैंने जितना भी पेनल्टीज पढ़ाया है, आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप वो पेनल्टीज को अलग से एक नोट बना के लिख दें। मे बी आपको पूरे कंपनी लॉज की पेनल्टी में आपको 8 से 9 पेज भर सकते हैं, बट वो आपके लिए मेरे हिसाब से बहुत सही रहेगा, क्योंकि ये पेनल्टीज आप एक जगह रखोगे तो आपको एग्जाम से 10 या 15 मिनट पहले अच्छे से आप रिवाइज कर सकते हो, या सुनो, क्योंकि एग्जाम में भी पूछ सकते हैं कि चलो इसने फ्रॉड तो कर लिया, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज बराबर ना, क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, तो अपने को वो कॉन्सिक्वेंसेज बताना पड़ेगा, या सुनो, सुनना भी, एनी पर्सन इज फ्रॉड फाउंड गिल्टी ऑफ फ्रॉड, पनिशमेंट फॉर मटेरियल फ्रॉड बराबर ना। अभी यहाँ पे दो आएगा, एक तो आता है ऐसा फ्रॉड जो क्या है, मटेरियल, क्या है जो मटेरियल, यानी वो फ्रॉड पकड़ा जाना, यानी वो फ्रॉड कंपनी को कितने न कितने लगता है कि यार ये फ्रॉड क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्या है इंपॉर्टेंट। मैं मटेरियल को समझा देता हूं, जैसे एक कंपनी है जिसका टर्नओवर सेल्स कितना है, 100 करोड़, कितना है, 100 करोड़ बराबर ना। वो कंपनी के एक दिन में क्या हुआ, एक दिन कंपनी के अंदर से 500 रुपए का क्या हो गया, चोरी, क्या हो गया, चोरी बराबर ना, यस और नो। तो ये 100 करोड़ का कंपनी है और 500 रुपया चोरी हुआ है, तो ये फ्रॉड इनके लिए मटेरियल फ्रॉड नहीं है बराबर ना, यानी ये इतना बड़ा फ्रॉड नहीं है, कंपनी को मीटिंग बिठाना पड़ेगा, रिजोल्यूशन सब पास करना है, ऐसा कोई ये फ्रॉड है ही नहीं है। बट अगर सपोज 100 करोड़ का कंपनी है, टर्नओवर है उसका, और वहां पे फ्रॉड मिला 1 करोड़ या 2 करोड़ का, तो शायद से ये फ्रॉड मटेरियल रहेगा बराबर ना, यस और नो, पक्का। बट अगर कोई ऐसा कंपनी है जिसका पूरे साल का टर्नओवर कितना 50,000 है और उसको अगर ये 500 का लॉस होता है, तो इसके लिए फ्रॉड मटेरियल रहेगा। तो वही अपने को देखना है कि सर मटेरियल फ्रॉड किसको बोलेंगे, यस और नो, मटेरियल फ्रॉड हम लोग किसको बोलेंगे, सुनना भी। वो क्या बोल रहा है कि सर ऐसा फ्रॉड जिसका अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 10 लाख, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 लाख, और 1% ऑफ टर्न ओवर विच एवर इज लोअर बराबर ना।
तो ऐसा कोई फ्रॉड जो क्या बोला है कि या तो 10 लाख से ज्यादा है या 10 लाख है और 1% ऑफ टर्न ओवर विच एवर इज लोअर, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, मटेरियल फ्रॉड। बराबर क्या बोल देंगे, मटेरियल फ्रॉड। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि सर एक फ्रॉड था जो कितने का था, 9 लाख, कितने का था, 9 लाख का, और कंपनी का टर्नओवर था 100 करोड़, कितना था, 100 करोड़। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं सपोज 9 लाख है और 1% ऑफ 100 करोड़, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100 मल्टीप्लाई बाय 1%, 1 करोड़। दोनों में से लोअर कितना, 9 लाख। तो अभी भी तो ये 10 लाख से क्या है, कम ही है ना, तो ये तुम्हारा कोई मटेरियल फ्रॉड नहीं है। हाँ अगर ये लॉस होता 19 लाख, कितने का होता, 19 लाख, तो यस ये तुम्हारा कौन सा फ्रॉड है, मटेरियल फ्रॉड। तो अगर वो क्या बोल रहा है कि फ्रॉड अमाउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू ₹10 लाख और 1% ऑफ टर्न ओवर विच एवर इज लोअर, बराबर ना, तो उन्होंने क्या बोला है, दैट इज मटेरियल फ्रॉड। उसको हम लोग क्या बोल देंगे, मटेरियल फ्रॉड, एंड पर्सन शेल पनिशेबल एज फॉलोज। अभी सर जो आपने फ्रॉड किया ना उसमें पब्लिक का भी इंटरेस्ट, यानी आपने पब्लिक का पैसा लेके फिर उसका फ्रॉड किया, बराबर ना, तो उसके लिए क्या बोला है, मिनिमम जेल कितना होगा, 3 साल, मैक्सिमम 10 साल। मिनिमम फाइन कितना रहेगा, जितना आपने फ्रॉड किया उतना आपको भरना पड़ सकता है, और मैक्सिमम कितना रहेगा, 3 टाइम ऑफ फ्रॉड, बराबर ना। जैसे यहाँ पे अपना कितना था, 19 लाख था ना, तो 19 लाख का 3 टाइम आपको क्या करना, पेनल्टी पे करना पड़ सकता है, बराबर, ये सुनो। अगर हाँ आपने पब्लिक का पैसा नहीं लिया है तो क्या बोला है, मिनिमम जेल 6 मंथ, मैक्सिमम 10 ईयर्स, अमाउंट इन्वॉल्व इन फ्रॉड और 3 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय अमाउंट इन्वॉल्व, यस और नो। तो आप पब्लिक से पैसा लेते हो तो आप यहाँ पे आ जाओगे, पब्लिक से पैसा नहीं लिया तो आप यहाँ पे आ जाओगे, यस और नो, बट आपको मटेरियल फ्रॉड देखना पड़ेगा। पनिशमेंट फॉर अदर देन मटेरियल फ्रॉड, यानी इन शॉर्ट में ऐसा बोलता है कि 10 लाख से ऊपर का फ्रॉड है तो आपका कौन सा रहेगा, मटेरियल फ्रॉड। पनिशमेंट फॉर अदर देन मटेरियल फ्रॉड, तो उनके लिए क्या बोला, इफ फ्रॉड अमाउंट इज लेस देन 10 लाख और 1% ऑफ टर्न ओवर, बराबर ना, यस और नो, एंड फ्रॉड डज नॉट इन्वॉल्व पब्लिक इंटरेस्ट, फ्रॉड डज नॉट इन्वॉल्व पब्लिक इंटरेस्ट, देन अदर देन मटेरियल फ्रॉड एंड पर्सन शेल पनिशेबल एज फॉलोज। तो इन 5 साल का जेल हो सकता है, आपको 20 लाख तक का पेनल्टी हो सकता है, और दोनों आपको हो सकता है, बराबर। ये किसके लिए, कि सर जो मटेरियल फ्रॉड नहीं है, जो क्या है, मटेरियल फ्रॉड नहीं है, एंड प्लस यहाँ पे कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, यस और नो, याद रहेगा यहाँ तक, चलिए। तो ये आपको समझा रहेगा, बराबर। 447 आपको एक बार याद करना, और होप सो अगर आप इसको अलग से पेनल्टीज के आप लिस्ट बना देते हो तो और भी अच्छा रहेगा, यस, आपको जल्दी से रिवाइज करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये कौन सा था, फ्रॉड था। मटेरियल रहेगा तो आपको ये पब्लिक इंटरेस्ट, यानी पब्लिक का भी पैसा है तो ये अगर नहीं है तो यहाँ पे आ जाएंगे। अगर मटेरियल फ्रॉड नहीं है और पब्लिक इन्वॉल्व नहीं है तो आपको ये वाला फ्रॉड या वाला पनिशमेंट आपको होगा, यस और नो, सुनना भी। तो ये आपका कौन सा था, 447, कौन सा था, 447। तो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं सेक्शन 25, डीम्ड प्रोस्पेक्टस और ऑफर फॉर सेल, बराबर ना, डीम्ड प्रोस्पेक्टस और ऑफर फॉर सेल, यस।